हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे द अरब इजराइल प्रॉब्लम, यानी पैलेस्तीन का क्या इशू है। आज हमें उसे समझना है बहुत डेप्थ में जाकर, राइट। आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो वहां से भी आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस नहीं देखेंगे आप तो आज के सेशन या आगे आने वाले सेशंस के साथ आप थॉरली कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने की फिलॉसफी है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देता हूँ, राइट। और एक ये पूरी की पूरी सीरीज है, एक कहानी है, इसके साथ अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको कहानी के सभी पात्रों के बारे में कैसे क्लैरिटी आएगी, राइट। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे, और उसके अलावा अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, या जैसा भी आप फील करते हैं, राइट। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो आज हमें समझना है अरब इजरायली प्रॉब्लम, पूरा का पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा की तरह वी विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, और लेट्स जस्ट से कि वी विल स्टार्ट विद अ बैकग्राउंड। सो अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोई हमने अभी तक इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि इजराइल में जो है वो अरब्स के साथ क्या समस्या है, या मतलब ये जो अरेबियन पूरा रीजन है, पैलेस्तीन या फ़लस्तीन या इजराइल का इशू क्या है, ठीक है। आज हम समझेंगे। लेकिन अगर आप इस इशू को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको पता है कि ये एक डोमेस्टिक, एक देश के अंदर का इशू है और नेशनैलिटी की प्रॉब्लम है एक्चुअली, राइट। एक ही ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल कहते हैं कि हमारा क्लेम है इस पूरी राष्ट्र पर, राइट। इजराइल और फ़लस्तीन या पैलेस्तीन, राइट। सो ये बेसिक इशू है, आज इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या है पहला पॉइंट, देखिएगा। नाउ ऑल्दो द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्टेड बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917। अब ये बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? 1917 का मतलब कौन सा समय? विश्व युद्ध फर्स्ट। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एलाइज शक्तियां हैं, ठीक है, एलाइज शक्तियां कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूएस, रशिया, जापान, राइट। और दूसरी साइड एक्सिस फोर्सेस या सेंट्रल फोर्सेस क्या क्या थी? और यहां पर सेंट्रल फोर्सेस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर पूरा का पूरा, बुल्गारिया और टर्की, ठीक है, यानी कि ऑटोमन एम्पायर पूरा का पूरा, राइट। सो जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करने वाला रीजन है और जो अरेबियन रीजन में गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड सी से आने वाला जितना भी ट्रेड जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आता है, वो सब ऑटोमन एम्पायर ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। सारी लड़ाई इस रीजन में इस ट्रेड राउट की है, मैंने आपको समझाई है, कई बार समझाया मैंने। सो ब्रिटेन क्या चाहता है यहां पर? ब्रिटेन फ्रांस क्या चाहता है कि टर्की से ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, ये ऑयल वाला रीजन, नॉट जस्ट ब्रिटेन फ्रांस बट यूएस, रशिया, ये सारी इंपीरियलिस्टिक शक्तियां क्या चाहती हैं? ऑटोमन एम्पायर से, अरेबियन लोगों से ये तेल वाला रीजन, ये इतना ज्यादा रिसोर्स से रिच रीजन, ये इतना इंपॉर्टेंट स्वेज कैनाल वाला जो ट्रेड रूट वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के कंट्रोल में आ जाए, राइट। अभी कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट ब्लॉक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान है। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कैपिटलिस्ट ब्लॉक की कमांड जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटेन के हाथ में थी, ठीक है। सो ब्रिटेन और उसके अलाइज चाहते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर वाला, ये तेल प्रोड्यूस करने वाला और स्वेज कनाल, रेड सी और गल्फ ऑफ पर्शिया, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आए? ब्रिटेन के कंट्रोल में आए, ताकि साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला जितना भी ट्रेड है वो वैसे भी उन्हीं का ही है पूरा का पूरा, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, साउथ ईस्ट एशिया में फ्रांस की कॉलोनीज है और डच ईस्ट इंडीज की कॉलोनीज, और ये सब एलाइज है, ठीक है। तो लड़ाई 19 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में इन्हीं अलाइज की आपस में लड़ाई थी। ब्रिटेन और फ्रांस की जो इनकी जो एंटी है, इनकी जो दुश्मनी है वो पुरानी है, और हमने उसको पढ़ा है ऑलरेडी, अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर और भारत में किस तरह कैरनेटिक वॉर हुई, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एलाइज चाहते थे कि टर्की का जो ये जितना भी प्रोड्यूसिंग एरिया है ये एलाइज आपस में बांटे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मैं आपको जो गैलीपली एक्सपीडिशन था
उसकी फेलियर बताई थी मैंने आपको, किस तरह जो है वो एलाइज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस की फोर्सेस ने गैलीपली को जीतने की कोशिश करी थी, ताकि डार्डनल्स के स्ट्रेट से जो इस्तांबुल के रास्ते ब्लैक सी को जो पूरा ट्रेड जाता है वो वापस रशिया के लिए रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, लेकिन टर्की हारा नहीं। टर्की हारा नहीं तो टर्की को उसके इंटरनल मैटर्स में हराने की कोशिश की गई। यानी टर्की का जो पूरा का पूरा रीजन है उसके अंडर जो अरब्स हैं, अरब लोग जो हैं, अरबी लोग जो हैं, वो तुर्कियों से परेशान हैं। अरबी और तुर्की दो अलग अलग एथनिसिटी है। ठीक है, अरबी तुर्कियों से परेशान है और अरबी जो है वो अपना अलग नेशन चाहते हैं। तो यहां पर ब्रिटेन ने सऊदी के जो शरीफ हैं उन्हें यह प्रॉमिस किया कि जब हम वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे तो टर्की से जितना भी अरेबियन रीजन है इंक्लूडिंग सीरिया, इराक, पैलेस्तीन, वो पूरा का पूरा सऊदी को दे दिया जाएगा। सो ब्रिटेन ने सऊदी के शेख को जो है वो वायदा करा, एक इनका पैक्ट जो है वो यहां पर हुआ। ब्रिटेन का दूसरा पैक्ट जो है वो अपने अलाइज के साथ हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे और ये सारा हिस्सा हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ब्रिटेन ने तीसरा जो है वो अपने लोगों को बोल रखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे और अरेबियन रीजन हम लेकर आएंगे। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने कैपिटलिस्ट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेनेट के, उनको बोल रखा था ऐसा। और ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था, उसको पैसे की जरूरत थी, और पैसा जो है वो किसके कंट्रोल में था? जायनिस्ट के कंट्रोल में, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो है वो जायनिस्ट के हाथ में थे। तो रॉथचाइल्ड से पैसा निकलवाने के लिए ब्रिटेन के तब के प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे उसका नाम बताएंगे क्या है, क्योंकि मैं बहुत बार मेंशन कर चुका हूं। ब्रिटेन के तब के प्राइम मिनिस्टर ने एक जायनिस्ट है रॉथचाइल्ड, उनको लेटर लिखा कि जिसको बल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। एक लेटर लिखा, उस लेटर में लिखा कि जो जायनिस्ट है यानी जो जुडाइस्ट लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक देश मिले रहने को उनका खुद का, क्योंकि जब से उनको फलस्तीन से भगाया गया है, अरबियों ने यानी क्रिश्चियनिटी ने जब से उनको फलस्तीन से भगाया है, तब से वो दर दर की ठोकरें खाते खाते फिर रहे हैं। तब से उनके लिए कोई स्थायी जो है वो रहने की किसी जगह को वो होमलैंड नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको थ्रू आउट 19 सेंचुरी की हिस्ट्री यूरोप में बताया था कि नेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फल फूल रहा था। दैट मीन्स पूरा यूरोप जो है वो उसमें नेशनैलिटी के नाम पर जो है वो देश बंटते जा रहे थे। फ्रांस जो है वो नेशनलिटी के नाम पर स्ट्रांग बना, जर्मनी एक नेशनलिटी के नाम पर स्ट्रांग बना। ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया नेशनलिटी के नाम पर। इटली यूनिफाई हुआ नेशनलिटी के नाम पर। ऑस्ट्रिया हंगरी में लड़ाई थी, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर लड़ाई थी नेशनलिटी के नाम पर, बिकॉज ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो एक मल्टी एथनिक देश था। ब्रिटेन यूनिफाइड था नेशनलिटी के नाम पर। सो इसी तरह यहूदी भी कह रहे थे कि हमारा जो रिलीजियस बैकग्राउंड है, हमें अपना एक अलग नेशन चाहिए। और जो जायनिस्ट हैं, जो यहूदी हैं, उन्होंने सारे के सारे या मैक्सिमम सेंट्रल बैंक्स जो है वो कंट्रोल कर रखे थे उनकी फैमिलीज ने, और यही सेंट्रल बैंक्स जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में फंडिंग कर रहे थे। तो अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड वॉर 1 जीतना है तो उनको इन सेंट्रल बैंक से और पैसा चाहिए, और अगर उनको यहूदियों लोगों को यानी ज्यूज को अपने पक्ष में लेना है तो उन्हें एक वायदा करना पड़ा कि जब हम टर्की को हराएंगे तो आपका जो होली लैंड है जेरूसलम वाला, जो आपका मतलब आपका एंसेस्ट्रियल होम है फलस्तीन, वो फलस्तीन आपको दे दिया जाएगा, इजराइल वहां पर स्थापित किया जाएगा। होम वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि आपका होम वहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दिस वाज द बेल्फोर डिक्लेरेशन। अब बेल्फोर डिक्लेरेशन में देखो, ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन किसको किया? जायनिस्ट को प्रॉमिस किया। जायनिस्ट यानी कि ऐसे यहूदी जो अपने लिए एक अलग जो है वो राष्ट्र चाहते थे, राइट। सो ब्रिटेन ने ऐसा ही एक प्रॉमिस सऊदी को कर रखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे तो सऊदी को दे दिया जाएगा, क्योंकि टर्की के खिलाफ अरबियों को अगर यूनाइट करना है तो अरबी शासक की मदद चाहिए, और अरबी शासक जो है वो शरीफ थे मक्का के, उनको अपने साथ जोड़ा ब्रिटेन ने। उनको वायदा किया कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 जीतेंगे तो ये सारा एरिया आपका, जितना भी अरबी भाषा बोलने वाला एरिया है इंक्लूडिंग जॉर्डन, सीरिया, इराक, फलस्तीन, ये सब जो है वो आपको जाएगा। ठीक है, इसीलिए अरबियों ने बहुत मदद करी इसकी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की। तीसरा, ब्रिटेन ने अपने अलाइज को बोला था, फ्रांस को, रशिया को, कि जैसे ही हम जीतेंगे आपस में बांट लेंगे, ये सारा ऑयल वेल्थ वाला रीजन मैंडेट्स बना लेंगे।
ठीक है। और चौथा, ब्रिटेन ने अपने ही लोगों को बोला हुआ था कि जैसे ही हम जीतेंगे पूरा का पूरा रीजन हम कंट्रोल करेंगे। तो ब्रिटेन ने सबको इतने वायदे करे हुए थे, देखिए आते आगे देखते हैं पूरे हुए या नहीं हुए। सारा इश्यू यहीं से शुरू हुआ है। ये जो बल्फोर डिक्लेरेशन में जायनिस्ट लोगों को जो वायदा कर दिया ना कि आपको इजराइल देंगे, और उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी है, तो यूएस आया है लड़ाई में। ठीक है, जायनिस्ट के कहने पर ही यूएस आया। ये मतलब कि अंदर मतलब कहने का मतलब ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं निकलती है, कॉन्स्पिरेसी के नाम पर दबी रह जाती हैं, कि जायनिस्ट के कहने पर ही यूएस जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में उतरा। ठीक है, सो यूएस वर्ल्ड वॉर 1 में आया और तब जाकर जो है वो एलाइज वर्ल्ड वॉर 1 जीत सके। राइट। सो बाल्फोर डिक्लेरेशन से हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन में ऐसी जगह पर यूएस ने वायदे कर दिए सबको बांटने के, जब और वो रीजन अभी तक यूएस के कंट्रोल में है भी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा था। इस बिना पर वायदे कर दिए कि जीतेंगे तो बांट देंगे। ठीक है, देखिएगा। So although the United States supported the Balfour Declaration, अब यूनाइटेड स्टेट ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया, which favored the establishment of a Jewish national home in Palestine. पैलेस्तीन वाला जो एरिया है यहां पर एक जूइश नेशनल होम बनेगा। अब देखिए, जो फलस्तीनी लोग हैं ये अरबी हैं। अब देखिए, जब मैं अरबी बोलता हूं ना, तो अरबी एथनिसिटी है। अरबी एथनिसिटी में कई रिलीजन है। अरबी एथनिसिटी में प्रीडोमिनेंटली इस्लाम है, लेकिन उसके अलावा माइनॉरिटीज में क्रिश्चियनिटी, ज्यू और फारसी यानी जोरस्टानिज्म भी है। ठीक है, तो जो पैलेस्तीनी लोग हैं वो अरबी हैं, और उस समय जेरूसलम में पैलेस्तीन में लोग बहुत आराम से रह रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट पहले भी था, लेकिन जो ब्रिटिश मैंडेट के दौरान जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है, वो ऑटोमन एम्पायर के समय में उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लोग जो है वो एक रिलेटिव हार्मनी में रह रहे थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर। ये तो ब्रिटेन के इंटरवेंशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, है ना, जैसे उन्होंने भारत में भी किया है। सो पैलेस्तीन, अभी मैं आगे मैप में दिखाऊंगा पैलेस्तीन का रीजन कौन सा है वो। एंड हिस्टोरिकली वहां पर यहूदी लोग रहा करते थे पहले। हिस्टोरिकली वहां पर जो है वो क्रिश्चियन भी रहे हैं और इस्लामिक भी रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। और जो जेरूसलम जैसे जो शहर हैं वो तीनों के लिए होली, तीनों तीनों रिलीजन्स के होली प्लेसेस जेरूसलम वाले रीजन में है। ठीक है, नाउ ऐसे में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट जो है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूएस प्रेसिडेंट थे, हैड अश्योर्ड द अरब्स इन 1945, नॉट वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसके बाद फिर ट्रूमन का एडमिनिस्ट्रेशन आया था। Arabs in 1945 that United States would not intervene without consulting both the Jews and Arabs in the region. देखिए यूएस का क्या स्टांस है इसमें। रूजवेल्ट ने 45 में जाकर बोला कि यूएस इंटरवीन नहीं करेगा, और यूएस ने खासा इंटरवीन किया भी नहीं है। इंटरेस्ट यूएस का बहुत ज्यादा है वहां पर। डायरेक्ट इंटरवेंशन मैंने हमेशा बोला है कि यूएस नहीं करता। ठीक है, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोला भी है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो ज्यूज और अरब्स दोनों से पूछ कर करेगा। अब देखिए, ज्यूज रिलीजन है और अरब एथनिसिटी है, और अरब एथनिसिटी में 3 रिलीजन है, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और यहूदी भी है वहां पर। ठीक है, पैलेस्टीन के रीजन में। आगे देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि बैल्फोर डिक्लेरेशन में वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने जीतने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो जायनिस्ट को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें वायदा कर बैठे कि पैलेस्तीन आपको दे देंगे। और जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 जीता तो पैलेस्तीनियों ने डंडा करना शुरू कर दिया। नॉट पैलेस्तीन, लेकिन जायनिस्ट ने डंडा करना शुरू कर दिया, हमसे पैसे तो ले लिए, अब हमें देश दो। तो फिर 1919 से 1939 तक माइग्रेशन का पीरियड शुरू हुआ, और पहले जो है वो बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ, फिर कंट्रोल्ड हुआ, फिर हॉलोकॉस्ट के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट के दौरान फिर बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ। धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, नाउ द ब्रिटिश हु हेल्ड अ कॉलोनियल मैंडेट इन पैलेस्टीन अंटिल मई 1948। अब देखिए, अब हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहुंच गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ही हिस्सा हम समझ रहे हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑटोमन एम्पायर है उसको डिसइनकॉर्पोरेट कर दिया गया ऑलमोस्ट पूरा पूरा, और ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। ठीक है, कौन कौन सा रीजन, सीरिया और ट्रांस जॉर्डन, और जो पैलेस्तीन या इजरायली या पैलेस्तीन जो मैंडेट है ये किसको गया, ये ब्रिटेन को।
और देखते हैं फ्रांस के पास कौन सा एरिया आया, क्या सीरिया वाला रीजन कुछ फ्रांस के पास आया नहीं आया, ट्रांस जॉर्डन का कुछ हिस्सा फ्रांस के पास आया नहीं आया, क्या प्रॉमिस था और क्या मिला फ्रांस को, आगे मैं आपके माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर लिए आपस में और मैंडेट्स के रूप में आपस में बांट लिया, जिसमें पैलेस्तीन जो है वो एक कॉलोनियल मैंडेट बना, किसका, ब्रिटिश का। अब यहूदियों ने बोला कि यार तुमने 1919 से लेकर 1945 हो गया, अभी तक हमें पैलेस्तीन नहीं दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कहा कि देखिए अभी हम तैयार नहीं है देने के लिए, इनफैक्ट अभी आप तैयार नहीं है, तो हम आपको पहले प्रिपेयर करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी की फिर से वही डेमोक्रेसी की एक ऐसी गोली दी जाती है जो जिसमें जो है वो एक सूडो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है। अब देखिए सूडो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होना ही पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, चाइना में सीसीपी वर्सेस केएमटी, इजराइल में इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन पीएलओ, ठीक है। तो ये सिविल वॉर ही तो है, हमास सिविल वॉर ही तो छेड़ के बैठा हुआ है इजराइल के खिलाफ, ठीक है। और इस सिविल वॉर के चलते वहां पर अभी माहौल जो है वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहां पर पलड़ा जो है वो इजराइल ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि इजराइल जो है वो यहूदी लोगों द्वारा डोमिनेटेड है और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक्स का जो हिस्सा है, सेंट्रल बैंक्स की जो भागीदारी है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो सेंट्रल बैंक्स मैक्सिमम जो है इन ज्यूइश फैमिलीज के पास है, ठीक है। तो यूएस ब्रिटेन ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं इजराइल को अपने कंट्रोल में। पहुंचेंगे उस कंक्लूजन तक धीरे धीरे कि एक्चुअली हुआ क्या, यूएसएसआर और यूएसए का क्या लेना देना है इसमें, राइट। कोल्ड वॉर से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर से कनेक्ट करना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद के इवेंट्स हैं। नाउ द ब्रिटिश हु हेल्ड अ कॉलोनियल मैंडेट इन पैलेस्टीन until May 1948. So 1945 after the end of World War II till 1948 पैलेस्तीन नॉट मतलब वर्ल्ड वॉर टू छोड़ो, उससे पहले भी 1922 के बाद से लेकर 1948 तक पैलेस्तीन को एज अ मैंडेट की तरह कंट्रोल करके रखा किसने, ब्रिटेन ने। 1948 में जाकर ब्रिटेन जो है वो इजराइल से बाहर निकला और तब तक उन्होंने डिवाइड एंड रूल इतना गहरा लोगों के मन में डाल दिया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है। उससे पहले वर्ल्ड वॉर वन से पहले लोग रिलेटिव जो है वो शांति से रह रहे थे। ब्रिटेन के आने के बाद ना जाने अपने आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आ जाते हैं। ब्रिटेन के आने के बाद ना जाने क्यों यहूदी और इस्लाम आपस में लड़ना शुरू हो गया। ब्रिटेन के आने के बाद ना जाने क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपस में लड़ना शुरू हो जाता है। ब्रिटेन के आने के बाद पता नहीं क्यों भारत में हिंदू और मुस्लिम इतने बड़े लेवल पर आपस में लड़ना शुरू हो गए। उससे पहले जो है वो फलस्तीन वाले एरिया में माहौल ठीक था, ठीक है। Now, until May 1948, opposed both the creation of Jewish state and Arab state in Palestine, as well as unlimited immigration of Jewish refugees to the region. देखिए, पैलेस्तीन जो है वो ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन में घोषणा की कि यहूदियों को पैलेस्तीन जो है वो इजराइल के रूप में देंगे, यानी होम प्रोवाइड करेंगे उन्हें। 1919 से माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। माइग्रेशन जब बहुत बड़े लेवल पर हो गया 1938 तक, 1930s में जब 30% पॉपुलेशन, जो कि 1919 में ज्यूइश पॉपुलेशन पैलेस्तीन में केवल 7% थी, 1930s में वो पॉपुलेशन जब 30% हो गई और ज्यूइश लोगों ने जब धीरे धीरे करके वहां के नेटिव अरब, जो कि क्रिश्चियन भी हैं, इस्लामिक भी हैं और यहूदी भी हैं, वहां के नेटिव लोगों की जमीनें छीननी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया, यानी उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया यहूदियों ने। तो ऑब्वियसली अरब्स ने रिटालिएट किया, राइट। या इसको इस तरह पुट कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने वहां पर ऐसा पोर्ट्रे किया कि देखिए ज्यूइश तुम्हारी जमीनें छीन रहे हैं, अरब्स तुम रिटालिएट करो। तो वहां पर डिवाइड एंड रूल छिड़ गया। सो अरब्स ने जब 1936 में कॉन्फ्लिक्ट किया तो फिर ब्रिटेन ने अपने एंड से जो है वो इमिग्रेशन को लिमिटेड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अरब स्टेट इन पैलेस्टीन एज वेल एज अनलिमिटेड इमिग्रेशन ऑफ ज्यूइश रिफ्यूजीज टू द रीजन, ठीक है। दोनों को अपोज किया। किस चीज को अपोज किया ब्रिटेन ने? 1948 तक ब्रिटेन ने क्या नहीं होने दिया, 1948 तक ब्रिटेन ने 1948 तक
ब्रिटेन ने ना ही कोई अरब स्टेट बनने दिया फलस्तीन में, ना ही ज्यूइश स्टेट बनने दिया फलस्तीन में, और ना ही अनलिमिटेड माइग्रेशन करने दिया किसे, ज्यूज को यूरोप से फलस्तीन में। क्यों? क्योंकि अरब पर प्रेशर, अरब्स ने यूएस पर प्रेशर डाला कि अगर ऐसा करोगे तो तेल नहीं देंगे या दंगा कर देंगे, तुम्हें तेल नहीं लेने देंगे अच्छे से हम। ठीक है, तो यहां पर अनलिमिटेड नहीं होने दिया माइग्रेशन को ब्रिटेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेट ब्रिटेन वांटेड टू प्रिजर्व गुड रिलेशन विद अरब्स, ऑब्वियसली तेल के लिए, टू प्रोटेक्ट इट्स वाइटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स इन पैलेस्टीन एंड नॉट जस्ट इन पैलेस्टीन, इराक, सीरिया, अरेबिया और खास तौर पे गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। ठीक है, यहां का जो ट्रेड है वो ब्रिटेन नहीं चाहता हमारे हाथ से निकले, और अगर अरबी लोग नाराज हो गए तो यहां का ट्रेड जो है वो हाथ से जा सकता है या समस्याएं बढ़ सकती है, सिविल वॉर छिड़ जाएगा, शांति हट जाएगी। स्वेज कनाल में अगर लड़ाई छिड़ गई तो सबके लिए घाटा है। ठीक है, नाउ throughout 1947 the United Nations Special Commission on Palestine examined the Palestinian question and recommended the partition of Palestine into Jewish and Arab state। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और 1945 में भी जायनिस्ट लोगों ने भर भर के जो है वो उधार दिया एलाइज को। ठीक है, क्योंकि जायनिस्ट जो एलिट जायनिस्ट हैं उन्हीं के हाथ में सेंट्रल बैंक है और वही फंड कर रहे हैं लड़ाइयों को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब की बार तो हमें चाहिए इजराइल। ठीक है, हमारे लोगों के लिए इजराइल हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर अब ब्रिटेन कमजोर हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूएस जो है वो डायरेक्टली नहीं उलझना चाहता था, तो ब्रिटेन ने सारा मुद्दा या यूएस ने सारा मुद्दा यूएन को दे दिया कि तुम संभालो, क्योंकि अगर यूएन संभालेगा तो यूएस और यूएसएसआर दोनों जो है वो जुड़कर क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और समय आने पर विटो यूज कर लेंगे अगर उनके हाथ से बात निकलने लगी तो। ठीक है, सो 1947 में देखिए यूनाइटेड नेशन की स्पेशल कमीशन बैठी पैलेस्तीन पर और यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि पैलेस्तीन को बांट दो। जो पैलेस्तीन है उसमें 2 राष्ट्र बना दो, एक ज्यूइश के लिए एक अरब के लिए। अरब के लिए पैलेस्तीन रख दो उनका और ज्यूइश के लिए इजराइल बना दो। ठीक है, आगे मैं आप में दिखाऊंगा किस तरह हुआ। ऑन नवंबर 29, 1947, अब देखिए जो अरेबियन लोग हैं वो तो चाहते ही नहीं ज्यूइश आए अंदर, और ज्यूइश चाहते हैं कि जितना हिस्टोरिकल मतलब ज्यूइश रीजन था पहले वो पूरा का पूरा ज्यूज को वापस मिले। ठीक है, सो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है, अरब चाहते हैं वो बाहर निकल जाए, ज्यूज चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया को एक्वायर करें। द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 181, इसको कहा गया रेजोल्यूशन 181, किसको? आल्सो नोन एज पार्टीशन रेजोल्यूशन। किसे? जो फलस्तीन है उसको 2 हिस्से में बांटा गया। किस किस में? अरब स्टेट और ज्यू स्टेट। इसको रेजोल्यूशन 181 कहा। दैट वुड डिवाइड ग्रेट ब्रिटेन फॉर्मर पैलेस्टीन मैंडेट। और किसको डिवाइड किया? जो पैलेस्टीन मैंडेट है ग्रेट ब्रिटेन का, ट्रांस जॉर्डन वाला रीजन नहीं, जो प्रॉमिस किया था ब्रिटेन ने, जो प्रॉमिस किया था बॉल्फुअर डिक्लेरेशन में कि ये ट्रांस जॉर्डन इंक्लूडिंग पैलेस्टीन इंक्लूडिंग ट्रांस जॉर्डन पूरा जो है वो इजराइल बनाया जाएगा, राइट। उसमें से केवल पैलेस्टीन वाला रीजन जो है वो दिया ब्रिटेन ने, और उसमें भी यूएन ने पार्टीशन कर दिया। तो इजरायली भी नाखुश और अरबी भी नाखुश, क्योंकि अरबी तो चाहते ही नहीं है कि बने दूसरा देश यहां पर, राइट। इनटू ज्यूइश एंड अरब स्टेट्स इन May 1948 व्हेन ब्रिटिश मैंडेट वाज शेड्यूल्ड टू एंड। May 1948 में ब्रिटेन ने ये प्लान किया था कि May 1948 दे विल लीव देयर पैलेस्टीनियन मैंडेट। ठीक है, और रेजोल्यूशन 181 के अकॉर्डिंग उसके बाद जो पैलेस्टीनी मैंडेट था वो अरब स्टेट और ज्यू स्टेट में बट जाएगा। ठीक है, किस में बट जाएगा? एक अरब स्टेट और एक ज्यू स्टेट में बट जाएगा। लेकिन आप गैस कर सकते हैं दोनों ही खुश नहीं थे, दोनों ही शक्तियां, दोनों ही पार्टियां खुश नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अंडर द रेजोल्यूशन द एरिया ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी जेरूसलाम का जो एरिया है सराउंडिंग जेरूसलाम वुड रिमेन अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल। जेरूसलाम वाला रीजन इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा और बाकी पूरा का पूरा फलस्तीन जो है वो बांट दिया जाएगा इजराइल और फलस्तीन में, राइट। और जो इंटरनेशनल कंट्रोल वाला रीजन है वो एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ये जो जेरूसलाम वाला एरिया है इसमें तीनों के होली प्लेसेस हैं, ज्यूज के भी, मुस्लिम्स के भी और क्रिश्चियनिटी के भी।
द पैलेस्टीनियन अरब्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस अरेंजमेंट which they regarded as favorable to Jews and unfair to Arab population that would remain in Jewish territory under partition। देखिए सिंपल सी बात है, अरब्स ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि अरब्स ने क्लियर बात बोली कि पहली बात तो ज्यूज यहां पर लाए क्यों गए, हमसे पूछा ही नहीं गया, ज्यूज को दे क्यों दिया हमारी भूमि, पहली बात तो ज्यूज का कुछ लेना देना नहीं है यहां पर, होगा कभी हमें नहीं पता, प्रेजेंट डे जनरेशन थोड़ी जानती है 1000 साल पहले जो हुआ था, ठीक है, उनको क्या मतलब है 1000 साल पहले क्या हुआ था। सो ज्यूज यहां पर होने ही नहीं चाहिए, और अगर आप ज्यूज को हमारी भूमि दे रहे हैं, अरब्स की भूमि दे रहे हैं, तो आप अनफेयर है वो, और हम नहीं मानेंगे, ठीक है। सो पैलेस्टीनियन अरब्स रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज दिस अरेंजमेंट, ठीक है, अनफेयर टू अरब पॉपुलेशन दैट वुड रिमेन इन ज्यूइश टेरिटरी अंडर पार्टीशन। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यूइश लोग बाहर से आए हैं और अरब्स वहां पर रह रहे हैं, तो जो रीजन ज्यूज को बांटा गया वहां पर उस रीजन में अरब लोग भी तो रहते होंगे, एंड वाइस वर्सा, जो रीजन अरब्स को बांटा गया वहां पर ज्यूज पॉपुलेशन भी रहती होगी। लेकिन रिलेटिवली स्ट्रांग कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग ज्यूज का है, मिलिट्री स्ट्रांग ज्यूज के पास है, पैसा ज्यादा ज्यूज के पास है, एलाइज का सपोर्ट, यूएस यूके का सपोर्ट ज्यूज के पास है, हथियार ज्यादा ज्यूज के पास है, और अरब्स जो है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ नहीं रहे। यूएसएसआर जो है वो अरब्स को अपने साथ जोड़ना चाहता है, इनफैक्ट यूएसएसआर तो ज्यूज को भी परसुएड करना चाहता है, लेकिन यूएसएसआर रशिया और ज्यूज की पुरानी हिस्ट्री है, क्योंकि रशियंस जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो ज्यूज को पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ज्यूज का अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, जो ओल्ड एग्जिस्टिंग सेंट्रल बैंक्स का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ज्यूज का है, और रशिया, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन तो अपना इकोनॉमिक सिस्टम बसाने के चक्कर में, तो वो ज्यूज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली तो थोड़ा बहुत वो कह रहे हैं कि हमारा साथ ले लो। अरब्स को भी बोल रहा है यूएसएसआर की हमारा साथ ले लो, हम तुम्हें हथियार दे देते हैं, और दूसरी साइड अरब्स को जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी जो है वो रिझाने के पूरे चक्रों में है। और अरबी लोग ये बात भली भांति समझते हैं कि ये दोनों कैपिटलिस्ट एज वेल एज जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है या यहूदी है, ये सब हमारे तेल के चक्कर में है, हमारे ये भाई बंधु नहीं है, सबको हमारा तेल चाहिए, इसलिए वो किसी का साथ नहीं चाहते, ठीक है। नाउ द पैलेस्टीनियन अरब्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस अरेंजमेंट अनफेयर टू अरब पॉपुलेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स सॉट अ मिडल वे। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो अगेन ब्रोकर बनकर आ गया, हर जगह पर यूनाइटेड स्टेट ब्रोकर बनकर आता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके अलावा चाइना में, वियतनाम में, हर जगह यूनाइटेड स्टेट जो है वो ब्रोकर बनकर खड़ा हो जाता है। मिडल वे निकालने की कोशिश करी बाय सपोर्टिंग यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, ठीक है। पहले क्या मिडल वे निकाला कि रेजोल्यूशन 181 को तो हम सपोर्ट करते हैं, यानी अरब और ज्यू स्टेट तो बनेगा ये अलग अलग, बट ऑल्सो एनकरेजिंग नेगोशिएशंस बिटवीन अरब्स एंड ज्यूज इन मिडल ईस्ट। लेकिन अरब्स और ज्यूज आपस में नेगोशिएट कर लेना, क्योंकि अगर माइग्रेट करना है, क्योंकि अलग अलग रीजन बटा, ठीक है, मान लीजिए जो ज्यूज को बटा एरिया, वहां पर अरब्स को रहना अच्छा नहीं लगा, तो अरब्स जो है वो अपने एरिया में जा सकते हैं। इससे क्या हुआ? इससे रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हुआ बहुत बड़ा, क्योंकि आज तक चल रहा है, आज तक वहां पर रेफ्यूजी क्राइसिस है, और पहला रेफ्यूजी क्राइसिस कहां से निकला? दिस रेजोल्यूशन 181 में। और जब भी रेफ्यूजी क्राइसिस निकलेगा, यानी बेघर लोग निकलेंगे, तो वो अनएम्प्लॉयड होंगे, और अनएम्प्लॉयड लोग यानी डेस्परेट लोगों को आप प्रोपेगेंडा में फंसा सकते हैं, पुअर डेस्परेट लोगों को आप मोटिवेट करके उनसे अपने फायदे निकलवा सकते हैं, और पुअर डेस्परेट लोगों को मोटिवेट करके अपने फायदे निकलवाने की ही तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यूएसएसआर और यूएसए की, राइट। सो यहां से जो अरब्स जो बेघर हुए, क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, गरीब यहूदी भी थे, लेकिन जो अमीर यहूदी हैं वो उनको सेटलमेंट करने में मदद कर रहे थे, और अरेबियन लोग गरीब थे, अमीर अरबी बहुत ज्यादा अमीर है जिनके पास ऑयल वेल्थ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो पीजेंट थी ना। वो पीजेंट लेबर्स जो बेघर हो गए, उनको रिफ्यूज कैंप में रहना पड़ा अपने ही घर में, समझ रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कल को मान लीजिए आपके घर में कोई बाहर की शक्ति आकर बोलती है कि तुम अब अपने, मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर में ये 2 कमरे हैं, बाहर से कोई शक्ति आती है और बोलती है कि अब यहां पर आप इस कमरे में नहीं रह सकते, आपको इस कमरे में रहना पड़ेगा, ठीक है, और आपके घर के जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबको जो है वो इस घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस कमरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, आप रिटेलिएट करेंगे, आप अपना पूरा एरिया वापस चाहेंगे, है ना, जमीन के लिए लड़ाई तो होती है। तो जिस तरह ब्रिटेन ने, तो ये बहुत पुअर एग्जाम्पल था,
ठीक है, इट वॉज बैड फ्रॉम माई साइड, लेकिन आप समझते हैं ना, जमीन के लिए कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। तो ब्रिटेन ने अपने मैंडेट के दौरान इस पूरे इशू को ज्यू वर्सेस मुस्लिम या ज्यू वर्सेस क्रिश्चियनिटी के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश करी, लेकिन डीप डाउन सभी ये बात समझते हैं, और जग जाहिर है, नॉट डीप डाउन, सभी ये बात समझते हैं कि ये एक लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है। पैलेस्टीनियन या अरबी लोग वहां पर ऑलरेडी रह रहे थे, वो उनका घर है। इजरायली या यहूदी वहां पर पहले कभी रहते होंगे, उनको लाकर वहां पर बसा दिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट किया गया है, इसका जवाब धीरे धीरे हम ढूंढेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, although the United States backed the Resolution 181, the US Department of State recommended the creation of United Nations trusteeship with the limits of Jewish immigration and division of Palestine into separate Jewish and Arabian province, but not states. Province बनाएंगे, states नहीं बनाएंगे। दो अलग अलग जो है वो दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं इकट्ठा करेंगे। प्रोविंस बनाएंगे, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होंगे। ठीक है, तो देखिए यूएस जो है वो रेजोल्यूशन 181 का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूएस ने डायरेक्टली, मैंने बोला डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करता, उसने यूएन के भरोसे छोड़ दिया कि तुम एक ट्रस्टीशिप बनाओ। यूएन ट्रस्टीशिप एक ऑर्गन है, ठीक है, यूएन का एक ट्रस्टीशिप बनाओ, और वो ट्रस्टीशिप जो है वो इस पूरे डिवीजन ऑफ पैलेस्तीन को मैंडेट करे, जिसमें ज्यूज के लिए जो है वो सेपरेट इजराइल बनेगा, और पैलेस्तीन जिसको नाम पैलेस्तीन नहीं मिला, उसको नाम वेस्ट बैंक मिला। ठीक है, वेस्ट बैंक वाला एरिया वो किसको जाएगा, वो अरबियों को जाएगा। ठीक है, और जितना भी जो भी रिफ्यूजीज माइग्रेशन वाला जो सारा काम है, वो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ध्यान रखेगी कि दंगा ना हो। ठीक है, नाउ 10, और यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टेट नहीं बनाए जाएंगे, स्टेट नहीं बनाए जाएंगे, प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। प्रोविंस बनाने का मतलब यह है कि वो किसी और की अथॉरिटी में होंगे, और वो किसकी अथॉरिटी में होंगे, जब तक अलग अलग स्टेट ना बन जाए तब तक यूएन जो है वो कंट्रोल करेगा उन्हें। ठीक है, नाउ द स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है, किसका, यूएस का, कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग सोवियत रूल। अब ऐसे में स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए जो है वो जानता था कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूएसएसआर भी अपना हिस्सा लेने आएगा ही। ठीक है, इंक्रीजिंग सोवियत रोल इन द अरब वर्ल्ड एंड द पोटेंशियल फॉर रिस्ट्रिक्शंस बाय अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ओपेक जो है। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब ऑयल प्रोड्यूस करके जो पूरे दुनिया में बांटते हैं जो राष्ट्र, ठीक है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ओपेक कहते हैं, है ना। तो ओपेक जो है वो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो राष्ट्र हैं, ये कहीं ऑयल देना ना बंद कर दें हमें। ठीक है, और उसके अलावा यूएसएसआर ना भड़काए कहीं, यूएसएसआर कहीं भड़काए ना इन्हें और अपने साथ ना जोड़ ले, क्योंकि अगर अरबी यूएसए के खिलाफ हैं तो नेचुरल साथ उनको किसका मिल जाएगा, यूएसएसआर का। लेकिन जो अरेबियक लोग हैं वो भली भांति समझते हैं कि हमें ना ही यूएसए चाहिए और ना ही यूएसएसआर चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उनके तेल के पीछे हैं, राइट। Possibility of Soviet role in the Arab world and the potential for restriction by Arab oil producing nations, ठीक है, oil producing nations of oil supplies to United States advised against US intervention on behalf of Jews। यहाँ तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने क्या बोला कि यूएस को अब इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस इंटरवीन करता है तो अरेबियंस को या यूएसएसआर को बहाना मिल जाएगा अरेबियंस का साथ देने का, और अरेबियंस को बहाना मिल जाएगा यूएसए को तेल ना देना या महंगे दाम पर तेल देने का, क्योंकि अभी उस लेवल की ऑयल वॉर जो है वो छिड़ी नहीं है, वो छिड़ेगी धीरे धीरे, उस लेवल पर पहुंचेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेटर एज द डेट ऑफ ब्रिटिश डिपार्चर फ्रॉम पैलेस्टीन ड्रू नियर, यानी मई 1948 से, मई 1948 को क्या होना था, ब्रिटेन को पैलेस्तीन छोड़कर जाना था। ठीक है, the Department of State grew concerned about the possibility of an all-out war in Palestine as Arab states threatened to attack almost as soon as US passed the partition resolution। देखिए 1947 पार्टीशन रेजोल्यूशन पास होते ही अरेबियन या फलस्तीनियों ने मना कर दिया। अब देखिए जो फलस्तीनी है ना, जो पैलेस्टीनियन है, उनको वो अरेबियन लोग हैं, यानी बाकी सभी अरेबियंस का खुला सपोर्ट है। बाकी सभी अरेबियंस कौन कौन से, आस पड़ोस के जो हैं, इजिप्ट के,
सऊदी के, इराक के, ठीक है। वैसे तो ये मैंडेट्स हैं ब्रिटेन के, बट स्टिल सपोर्ट तो है ही इनका, है ना। और उन्होंने खुला डिक्लेयर किया, या मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात जो है वो पता थी कि जैसे ही यूके जो है वो फलस्तीन को छोड़ेगा, अरेबियंस जो है वो अटैक कर देंगे, ज्यूज को विवश कर देंगे भागने में, और फलस्तीन जो है वो वापस अरेबियंस का हो जाएगा। उनका बिल्कुल सिंपल प्लान था, वो यही प्लान करके बैठे हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ डिस्पाइट द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टीन अरब्स एंड पैलेस्टीन ज्यूज एंड डिस्पाइट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंडोर्समेंट्स ऑफ अ ट्रस्टीशिप, Truman ultimately decided to recognize the state of Israel, and on May 14, 1948, David Ben-Gurion, the head of Jewish agency, proclaimed the establishment of state of Israel. अब यहां पर आए टर्न ऑफ इवेंट्स। टर्न ऑफ इवेंट्स क्या है? यूएस ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर यूएस इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, तो यूएस जो है वो पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी अरबियों से यूएस ने अपना सपोर्ट हटा लिया और ज्यूज को ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया। ट्रूमैन के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, और 14 मई 1948 को डेविड बेन ग्यूरिन, जिन्होंने, जो कि क्या थे, ज्यूइश एजेंसी के हेड थे पहले इजराइल में, उन्होंने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, ठीक है। और यूएस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने उसे रिकॉग्नाइज भी कर लिया। और ये सब कब हो रहा है? ये ब्रिटेन के जाने से पहले, और ब्रिटेन अभी 1-2 दिन में जाने ही वाला है बस, ठीक है। ब्रिटेन अभी 1-2 दिन में जाने ही वाला है, राइट। और ब्रिटेन के जाने से पहले इजराइल एक नेशन के रूप में एस्टेब्लिश हो गया, और यूएस ने उसको रिकॉग्निशन दे दिया। दैट मीन्स पैलेस्तीन अब नेशन नहीं है, तो अरबी जो है वो क्या हो गए, विवश हो गए इजराइल के साथ रहने के लिए, ठीक है। आइए अब ये सारा जो बैकग्राउंड है आज के इवेंट्स को, उनको मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। सो दिस इज मिडल ईस्ट। ये हमारा जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं ना, ये वो राष्ट्र हैं। कौन कौन से? देखिए, लीबिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमन, इजराइल, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत, अफगानिस्तान, टर्की। ये सारे क्या हैं? मिडल ईस्ट हैं। सारे के सारे कैसे देश हैं? ऑयल निकालते हैं, बहुत ज्यादा तेल है इनके पास, इजराइल को छोड़कर, ठीक है। और थोड़ा सा हिस्सा ये सीरिया का जो इससे लगता हुआ एरिया है, थोड़ा सा टर्की में भी कम निकलता है तेल, लेकिन मैक्सिमम रीजन में यहाँ पर ऑयल वेल्थ निकलती है। तो ये ऑयल वेल्थ वाला सारा जो रीजन है ना, इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देश नहीं है जिनमें ऑयल निकलता है, ठीक है। बाकी देशों में भी कई देशों में ऑयल निकलता है, लेकिन इसको मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप ग्लोब में देखेंगे ना, ठीक है, अगर आप ग्लोब में ध्यान से देखें, देखिएगा, सो अगर ये हमारा अर्थ है, ये जो है वो प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। प्राइम मेरिडियन लंदन से गुजर रही है, तो ये आपका यूरोप है। इस एरिया को, ये वाला एरिया है, ये मिडल ईस्ट, और ये एरिया ईस्ट है, यानी भारत वाला जो एरिया है ना, अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस, ऑब्वियसली इनके हिसाब से ये ईस्ट था, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट है, एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। यूरोपियंस के हिसाब से ये वेस्ट था, भारत चीन वाला एरिया ईस्ट है, और ये जो है वो मिडल ईस्ट है इनके अकॉर्डिंग। तो ये मिडल ईस्ट एरिया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है, भारत से आने वाला सारा ट्रेड रेड सी के रास्ते, सुएज कनाल के रास्ते मेडिटेरेनियन पहुंचता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ वाला ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है आपका इजराइल, ये छोटा सा देश है इजराइल, और सारा झगड़ा इसी देश का है। तो सबसे पहले तो आपको मिडल ईस्ट पता होना चाहिए क्या है। यहाँ पर देखिए, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है, रेड सी, अरेबियन सी, और ये इंडिया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप मिडल ईस्ट का मैप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है अब नेक्स्ट चीज, एक एक करके सारा समझाऊंगा। ये आपका ऑटोमन एम्पायर है। सो वर्ल्ड वॉर 1 से जस्ट पहले का ऑटोमन एम्पायर देखिए। सो प्रेजेंट डे के हिसाब से, ठीक है, प्रेजेंट डे के हिसाब से ऑटोमन एम्पायर को कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट डे के हिसाब से टर्की, देखिए, टर्की, सीरिया, है ना, नीचे आइए, टर्की, सीरिया, इराक, इधर जॉर्डन के नीचे जो ये पूरा ये वाला जो एरिया है किसका, सऊदी अरेबिया का, यमन तक, और इधर इजिप्ट के साथ, ये सारा एरिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर का है 1913 में। उससे पहले ये इजिप्ट वाला रीजन, इतना यहां से लेकर इधर और इतना रीजन जो है पहले ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, पहले भी था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑटोमन एम्पायर के
हिस्से में ये था, ये इतना रीजन है, और इतना रीजन में से ये पैलेस्तीन वाला जो रीजन है प्रॉमिस किया गया किसके द्वारा? यूएस द्वारा प्रॉमिस किया गया कि ये सॉरी नॉट यूएस, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, यूएस नहीं, यूके द्वारा प्रॉमिस किया गया कि ये पैलेस्तीन वाला रीजन वो किसको दे देंगे? यहूदियों को, ज्यूज को। ठीक है, अरबियों को ये प्रॉमिस किया गया कि इतना रीजन, ठीक है, जहां तक टर्की है ना, क्योंकि ऊपर तो तुर्की लोग रहते हैं, तो जहां जहां पर अरबी लोग रहते हैं ये पूरा रीजन जो है वो अरबियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस किया उन्होंने शरीफ को, मक्का के शरीफ। उसके अलावा आपस में अपने जो एलाइज हैं उनके साथ क्या प्रॉमिस किया, आइए देखते हैं नेक्स्ट मैप में। ये देखिए, जिसको कहते हैं साइक्स पिकॉट का सीक्रेट एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था एलाइज के बीच में। एलाइज भी कौन कौन? ब्रिटेन, इटली, फ्रेंच और रशिया, उनके बीच में एक ये ट्रीटी हुई थी कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको आपस में हम कैसे बांटेंगे। देखिए, ये ट्रीटी ये हुई थी, ये सीक्रेट ट्रीटी थी, जग जाहिर नहीं थी, लेकिन ये जो एलाइज है उन्होंने आपस में ट्रीटी करी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम कैसे कैसे ऑटोमन एम्पायर को बांटेंगे। तो ग्रीन वाला एरिया इटालियन को जाएगा, ये ब्लू वाला एरिया फ्रेंच को, ये रशिया को जाएगा, ठीक है, और ये इराक वाला एरिया किसको जाएगा? ब्रिटिश को। सो ये एक बहुत सीक्रेट ट्रीटी की गई थी। तो मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन ने इसी तरह की ट्रीटी जो है वो अपने एलाइज के साथ भी कर रखी थी। ब्रिटेन ने इसी तरह की ट्रीटी जो है वो ज्यूज के साथ भी कर रखी थी। ब्रिटेन ने इसी तरह की ट्रीटी जो है वो किसके साथ? अरब्स के साथ भी कर रखी थी कि आपको दे देंगे पूरा रीजन। और देखिए, जो साइक्स पिकॉट की जो सीक्रेट ट्रीटी है ना, उसके तहत जो पैलेस्तीन वाला जो रीजन है ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब्ड रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये भी वही मैप है, ठीक है, साइक्स पिकॉट के एग्रीमेंट का, जिसमें देखिए ब्रिटिश रूल इराक, ये पूरा कुवैत वाला रीजन ब्रिटिश के पास जाएगा। पैलेस्तीन वाला रीजन जो है वो ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियन प्रोटेक्शन में रहेगा, यानी इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। फ्रेंच के पास, रशियंस के पास, अरब के पास क्या जाएगा? कौन सा अरबियन रीजन फ्रेंच के कंट्रोल में है, कौन सा अरबियन रीजन जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो ये वही मैप है, थोड़ा सा क्लीन। ये पिछले मैप में मैंने प्रेजेंट डे बाउंड्रीज भी दिखाई हुई हैं, इस मैप में प्रेजेंट डे बाउंड्रीज नहीं मार्क्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ ये तो था साइक्स पिकॉट का एग्रीमेंट जो कि प्रॉमिस किया गया था अपने अलाइज को। अब ये मैप देखिए, दिस वाज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्किश एम्पायर, जिसमें फ्रांस को केवल सीरिया वाला रीजन मिला, इराक वाला रीजन पूरा ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में रखा, ट्रांस जॉर्डन वाला रीजन पूरा ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में रखा, और ट्रांस जॉर्डन में जो पैलेस्तीन वाला एरिया है वो पूरा का पूरा ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में रखा। और यहूदियों को, जायनिस्ट को ब्रिटेन ने क्या प्रॉमिस किया था कि ये पूरा का पूरा एरिया या इसमें से मैक्सिमम एरिया जो है वो आपको दे दिया जाएगा। इसको, यहूदियों को। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आइए देखते हैं आगे अगले मैप में। सो ये है वो मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। सो दिस वाज मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन, ये पूरा एरिया है जिसको ट्रांस जॉर्डन कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे एरिया को जो है वो प्रॉमिस किया था यूएस ने, यूके ने, किसे? ज्यूज को देने के लिए। ठीक है, सो यूके ने कौन सा प्रॉमिस निभाया? जो साइक्स पिकॉट की ट्रीटी है वो भी पूरी तरह नहीं मानी, जो अरब के शरीफ के साथ ट्रीटी करी थी वो भी पूरी तरह नहीं मानी, जो पैलेस्तीन के साथ ट्रीटी करी थी वो पूरी तरह नहीं मानी, नॉट पैलेस्तीन सॉरी, जो ज्यूज के साथ ट्रीटी करी थी वो पूरी तरह नहीं मानी, वो आधे अधूरी तरीके से मानी, क्योंकि जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक वाला एरिया इतना हिस्सा काट कर जो है वो यहूदियों को बाद में दे दिया गया। अदरवाइज ये पूरा रीजन जो है वो, ये जो मतलब देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर वाला, ये पूरा रीजन जो है वो मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन था और प्रॉमिस किया गया था यहूदियों को, या इसमें से ज्यादातर हिस्सा। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन अप्रैल 24 1920 शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ लैंड इन विच द ज्यूइश नेशनल होम वाज टू बी रिकंस्टिट्यूटेड। ठीक है, यहां पर बनाया जाना था, लेकिन बना किसमें? अगले मैप में देखते हैं, समझ गए आप। सो अकॉर्डिंग टू जो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन ने जो प्रॉमिस किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये एरिया जो है वो पैलेस्तीन को यानी कि ज्यूइश को जाना था। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन जुलाई 24 1922, यहां पर है अप्रैल 24 1920 और यहां पर है जुलाई 24 1922 तक आते आते ट्रांस जॉर्डन वाला रीजन है वो अरेबियन पैलेस्टीन, ये जो है वो ज्यूज को नहीं दिया गया।
ठीक है, शोइंग द एरिया ऑफ ट्रांस जॉर्डन इन विच द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ज्यूइश नेशनल होम वाज टू बी पोस्टपोन्ड और विदहेल्ड, यानी जो ट्रांस जॉर्डन वाला हिस्सा है यहां पर ज्यूज अब नहीं बसेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन ने एक एक प्रॉमिस जो ब्रिटेन पूरा करने जा रहा था उसको भी आधा प्रॉमिस किया, आधा निभाया मतलब। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ ज्यूइश पैलेस्टीन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 77% ऑफ ओरिजिनल मैंडेट। जितना दिया जाना था उसका ये रीजन तो नहीं दिया गया, केवल ये जो व्हाइट वाला रीजन है ये ज्यूइश पैलेस्टीन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया 1922। अब 1922 से लेकर ज्यूइश पैलेस्टीन के रूप में ये रीजन 1948 तक ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में रखा, जिसमें 1922 के बाद माइग्रेशन जो है वो बड़े लेवल पर बढ़ा। ठीक है, जहां पर यहां जिस समय 1922 में पॉपुलेशन ज्यूज की लगभग यहां पर 7% थी, बाकी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की थी। ठीक है, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, उसके अलावा यहां पर क्रिश्चियंस भी थे। ठीक है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स थे, ज्यूज भी थे लेकिन 7% थे। लेकिन 1930s में आते आते ज्यूज की पॉपुलेशन 30% हो गई और कॉन्फ्लिक्ट इधर से बढ़ना शुरू हुआ कि ज्यूज क्यों आते जा रहे हैं, क्योंकि अरेबियन लोग तो जानते नहीं थे कि ये सब ट्रीटी हो गई उनके खिलाफ, जो आम जनता उसको थोड़ी पता है। और ज्यूज जो आते जा रहे हैं वो कौन है, वो उनके पास क्या जमीन है, नहीं है ना, तो यहाँ के नेटिव से जमीन छीनी उन्होंने। तो एक एक करके ज्यूज ने जो है वो नेटिव अरेबियंस के गांव तबाह करे, धीरे धीरे जमीनें छीनी और अरेबियन वर्सेस पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अरेबियन वर्सेस इजरायली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अंग्रेजों ने तूल दी उसे, जब तक अंग्रेजों का मैंडेट रहा इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ अकाबा, ये जो रीजन है ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ये रीजन इजिप्ट के पास है, इसको सिनाई का पेनिजुला कहते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सिनाई का पेनिजुला क्या है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इस मैप में देखिए, अब ये मैप जो है वो ज्यूज को दिया गया। सो दिस इज ज्यूइश पैलेस्टीन। ठीक है, ज्यूइश पैलेस्टीन, पैलेस्टीन जो है वो पुराना नाम है। ठीक है, ज्यूइश लोग जो है वो इजराइल नाम चाहते थे। इजराइल का मतलब जो गॉड से लड़ा हो इन हिब्रू लैंग्वेज। ठीक है, गॉड से कंटेस्ट करने वाले को इजराइल कहते हैं। आइसैक वर्ड का एक जो है वो अपभ्रंश सा सिनोनिम है, राइट। और इंपॉर्टेंट शहर लाइक रफा, गाजा, ठीक है, अश्केलॉन, तेल अवीव, जाफा, उसके अलावा नेतन्या, हदेरा, हाफिया, इधर जेरूसलम सबसे इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, बीरशेबा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, देखिए इधर बीरशेबा। तो ये इधर अफूला, टाइबेरियस, सफेद, ये सारे जो रीजन हैं ये, और खास तौर पे जेरूसलम जो है ये इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक पॉपुलेशन मैक्सिमम है यहाँ पे। क्रिश्चियंस के लिए बहुत होली है, ठीक है, क्योंकि क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था यहाँ पे। और यहूदियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी ही था। ठीक है, यहां पर पढ़िएगा, देखिए द बॉर्डर्स ऑफ ज्यूइश पैलेस्टीन, द एरिया बिटवीन द जॉर्डन रिवर एंड द मेडिटेरेनियन सी एज फाइनली डिटरमाइंड बाय लीग ऑफ नेशंस एज ऑफ सितंबर 16, 1922। सितंबर 16, याद रखिएगा डेट, ये सितंबर 16, 1922 लीग ऑफ नेशंस ने इजराइल की बाउंड्री या ज्यूइश पैलेस्टीन की बाउंड्री फिक्स कर दी। और यहाँ के अरबी पॉपुलेशन को पूछा ही नहीं कि हमने ज्यूज को दे दिया, आपका देश ही है, आपके देश का इतना हिस्सा हमने ज्यूज को दे दिया है। ठीक है, और अरबियों ने क्या ये बात मानी? नहीं मानी, राइट। नाउ द टेरिटरी इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मेजर सेटलमेंट सच एज हाफिया, तेल अवीव, जेरूसलम, हदेरा, ठीक है, नेतन्या, ये सारे इंपॉर्टेंट शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज, अब देखिए 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने बांटा। 1922 से 1945 वर्ल्ड वॉर तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। और किसके मैंडेट में रहा? ब्रिटेन के मैंडेट में। ठीक है, 1945 में ब्रिटिश जब बहुत कमजोर हो गए तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1948 में चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ऐलान किया 1948 में चले जाएंगे। सो 1948 में ब्रिटिश चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो 1922 से 1945 के बीच में जो अरबी और ज्यूइश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है, खून खराबा हो गया है बहुत ज्यादा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के निपटारे के लिए लाया गया यूनाइटेड नेशंस को। और यूनाइटेड नेशंस की जो कमीशन बैठा, उस कमिटी ने 1947 में रेजोल्यूशन 181 पास किया। ठीक है, जिसको पार्टीशन प्लान कहते हैं। और उस पार्टीशन प्लान के तहत ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज ये पूरा जो है वो फलस्तीन है। ठीक है, ज्यूइश फलस्तीन था। इस ज्यूइश फलस्तीन वाले हिस्से में से देखिए कौन सा हिस्सा किसको गया?
ये ज्यूइश फ़लस्तीन है। उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, अरेबियन स्टेट अलग कर दिया, सॉरी अरेबियन प्रोविंस अलग कर दिया और ज्यूइश प्रोविंस अलग कर दिया। तो जैसे मान लीजिए इस तरह का, ये दिखने में कुछ इस तरह का है ये रीजन, है ना। तो अगर होता तो ऐसा आधा आधा बांट सकते थे ये, ठीक है, यानी कुछ सेंस बनती ना बांटने की। लेकिन यहां पर कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि देखिए ये जो व्हाइट वाला रीजन है ये किसका है, ये ज्यूइश का है, यानी ये पूरा रीजन ज्यूइश का। बीच बीच में ये अरब स्टेट है, देखिए गाजा वाला रीजन ये अरेबियन का है, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन ये अरेबियंस का है, ये रीजन अरेबियंस का है, ठीक है, और ये व्हाइट वाला रीजन यहूदियों का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मतलब कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है दो अलग अलग प्रोविंसेस की, दो अलग अलग स्टेट्स की। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। क्या आपको इसको देख के लग रहा है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो सवाल यह बनता है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया और जेरूशलेम और उसके आसपास के एरिया को रखा गया इंटरनेशनल जोन। ठीक है, देखिए जेरूशलेम और उसके आसपास के एरिया को इंटरनेशनल जोन रखा गया, ठीक है। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अब अरबियों की हद हो गई थी। अब अरेबियंस ने कहा कि ये तो हद हो गई, हमें पहले तो हमारा पूरा ये रीजन आपने छीन लिया, ठीक है, हमसे किसी और को दे दिया लीग ऑफ नेशंस ने, ठीक है, हमसे पूछे बगैर। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने यहां पर जो यूनिफाइडली मतलब यूनिफॉर्मली बटे हुए थे लोग जगह जगह पर, उसके अलावा आपने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस बना दी कि अब हम यहां नहीं जा सकते और ये लोग यहां नहीं रह सकते। सो दैट मीन्स यहां पर जो अरबी थे उनको क्या लेना पड़ा, इधर रिफ्यूज, और इधर जो यहूदी हैं उनको अरबी या मतलब अब यहूदी को जो दिया गया यानी ज्यूज को जो एरिया दिया गया वहां पर माइग्रेट करना पड़ा। तो माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के दौरान जो है वो झड़पें भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी बढ़ा। तो अरेबियंस ने यहां पर क्लियर कर दिया था कि ये जो 47 में बंटवारा किया है ना आपने यूएन ने, जैसे ही ब्रिटेन 1948 मई में बाहर निकलेगा, ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, इजिप्ट की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, हम तुरंत अटैक कर देंगे और ये पूरा का पूरा एरिया छीन लेंगे। ठीक है, किन से? यहूदियों से। उन्होंने पहले क्लियर कर दी बात ये। अब देखते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं, जब ब्रिटेन जो है वो छोड़ के गया तो अरब ने इजराइल पर युद्ध जो छेड़ा, क्योंकि ये रीजन तो इजराइल हो गया ना अब, क्योंकि यूएस ने रिकग्निशन दे दी, यूएस ने रिकग्निशन दे दी तो यूएन ने भी रिकग्निशन दे दी, तो पैलेस्तीन तो रहा नहीं, ये अब इजराइल हो गया। अब तो अरेबियन कंट्रीज ने इजराइल पर जो अटैक किया है, आइए समझते हैं। नाउ द अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948 broke out when 5 Arab nations invaded the territory in the former Palestinian Mandate immediately following the announcement of the independence of State of Israel। 14 मई को जैसे ही अनाउंसमेंट जो है वो की गई, 5 मुख्य अरेबियन नेशंस, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इन्होंने जो है वो तुरंत अटैक कर दिया। In 1947 and again on May 14, 1948, the United States had offered de facto recognition of Israeli provisional government, but during the war, the United States maintained an arms embargo against all belligerents। ठीक है, देखिए यूएस ने इजराइल की गवर्नमेंट को 1947 में भी रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन मई 14 1948 को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उसके बाद जब इजरायली और अरब वॉर शुरू हुआ ना, तो दोनों ही शक्तियों को, ना ही इजराइल को और ना ही अरब को हथियार दिए किसी तरीके का, यानी कि आर्म्स एम्बार्गो, आर्म्स के यानी कि हथियारों का जो व्यापार है वो दोनों ही शक्तियों की तरफ रोक दिया यूएस ने। क्यों? क्योंकि अगर यूएस एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इस युद्ध में किसी के भी साथ, मान लीजिए यूएस जो है वो अरब 1948 के अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट में अगर यूएस अरेबियंस का साथ देता है, तो यूएसएसआर जो है वो इजरायलियों का साथ देगा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर क्योंकि यूएस जो है वो हाईली लाइकली है कि यूएस जो है वो इजरायलियों का साथ देगा, तो देखिए यूएस इजरायलियों का साथ देगा ये हाईली लाइकली था, क्योंकि इजरायली जो है वो यहूदी, सेंट्रल बैंक्स यहूदियों के, और ब्रिटेन की यूएस की सबकी इकॉनमी इन बैंक्स के दम पर चल रही है। सो यूएस साथ देगा तो इजराइल का देगा, क्योंकि पहले ही उसने मान लिया है उनकी नेशनैलिटी को, उनके जो है वो क्लेम को नेशन के। और अगर यूएस इजराइल का युद्ध में साथ देता है, सो दैट मींस अरेबियन जो है वो साफ साफ साथ ले लेंगे किसका? यूएसएसआर का। और अगर अरबी यूएसएसआर का साथ ले लेते हैं, सो अरब का सारा तेल जो है वो किसके हाथ में चला जाएगा? रशिया के हाथ में, जो कि यूएस होने नहीं दे सकता। इसलिए यूएस ने जैसे ये युद्ध छिड़ा, यूएस ने हाथ खड़े कर लिया कि नहीं, हम हथियार नहीं देंगे किसी को भी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
Now, after Israel declared its independence on May 14, 1948, the fighting, which had already started between Palestinian mercenaries and Jewish fighters, intensified with other Arab forces joining the Palestinian Arabs in attacking territory in the former Palestine Mandate. देखिए 1945 and even before that जो पैलेस्टीन मैंडेट था ब्रिटेन का, वहां पर अरब वर्सेस ज्यू तो चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन इजराइल के राष्ट्र को जैसे ही रिकॉग्निशन मिली या जैसे ही उन्होंने इजराइल जो है वो एज अ नेशन घोषित किया, इंडिपेंडेंस घोषित करी, ये युद्ध जो है वो इंटेंसिफाई हो गया। पहले ये युद्ध छुटपुट लड़ाइयां चल रही थी, अब ये ऑल आउट वॉर के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया, जब आस पड़ोस के अरेबियन नेशंस ने भी साथ देना शुरू कर दिया फलस्तीनी अरबियों का, ठीक है। नाउ ऑन द ईव ऑफ May 14, द अरब्स launched an air attack on Tel Aviv Jaffa, which the Israelis resisted, ठीक है। May 14 से जो है वो ऑफेंस शुरू हुआ। ऑफेंस कैसे शुरू हुआ? May 14 की शाम को अरबियों ने जो तेल अवीव का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ट्रेडिंग पोर्ट भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं यहूदियों की बहुत सारी, यहाँ पर जो है वो बॉम्बिंग करनी शुरू करी अरबियों ने, जिसको जो है वो इसराइल की एयरफोर्स ने या उनकी जो मतलब एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं, उनसे उन्होंने मतलब कि टाल दिया उस आक्रमण को, राइट। नाउ दिस एक्शन वाज फॉलोड बाय द इन्वेजन ऑफ द फॉर्मर पैलेस्टीनियन मैंडेट बाय अरब आर्मीज फ्रॉम लेबनन, सीरिया, इराक एंड इजिप्ट, ठीक है। लेबनन, सीरिया, इराक, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये 5 देशों ने, ये अरब की आर्मीज है, यूनाइटेड अरब की, मतलब ये अरब 5 अरबी राष्ट्रों की जो आर्मी है, उसने जो है वो पैलेस्टीनियन मैंडेट, जहां पर अरबी लोग ज्यादा रह रहे हैं, वहां पर इन्वेड कर दिया ताकि इजरायलियों को खदेड़ा जा सके। पहले उन्होंने तेल अवीव पर बॉम्बिंग करी। नाउ सऊदी अरेबिया सेंट अ फॉर्मेशन दैट फॉट अंडर इजिप्शियन कमांड। सऊदी अरेबिया इजिप्ट के अंडर लड़ा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और किस किसने साथ दिया? देखिए, ब्रिटिश ट्रेंड फोर्सेस फ्रॉम ट्रांस जॉर्डन इवेंचुअली इंटरवीन्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, but only in areas that had been designated as part of Arab state under the United Nations partition plan and the Corpus Separatum of Jerusalem. Corpus Separatum of Jerusalem का मतलब ये इंटरनेशनल रहेगा, और यूनाइटेड नेशन का जो पार्टीशन प्लान के तहत जो अरबियों को एरिया दिया था ना, ट्रांस जॉर्डन की जो सेना है उसने केवल वहां पर अटैक किया। उसके अलावा क्योंकि अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, प्रॉक्सिमिटी की बात है, क्योंकि ट्रांस जॉर्डन की जो सेना है वहां पर आसानी से अटैक कर सकती है, क्योंकि वो उन्हीं के ही एरिया से लगता हुआ रीजन है, ठीक है। नाउ आफ्टर जॉर्डन रिवर के साइड में, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सो आफ्टर द इंटेंस अर्ली फाइटिंग, इजरायली फोर्सेस वर एबल टू गेन द ऑफेंसिव। शुरुआत में क्योंकि अरब ने अचानक से अटैक किया, अरेबियंस ने, और उन्होंने कोऑर्डिनेटेड होकर अटैक किया, इजरायलियों को शुरू में धक्का पहुंचा, लेकिन इवेंचुअली जो है वो इजरायलियों ने अपना लैंड होल्ड किया, क्योंकि वो डिफेंस पे थे, स्ट्रेटेजी बना सकते थे। उन्होंने डिफेंस किया और धीरे धीरे उन्होंने जीतना शुरू किया रीजन। दो यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर टू सीज फायर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग कंटिन्यूड इनटू 1949। यूनाइटेड, अब आप पूछेंगे यूनाइटेड नेशंस बीच में क्या कर रहा था, तो उसने युद्ध विराम करने की कोशिश करी, सीज फायर करवाने की कोशिश करी, लेकिन युद्ध चलता रहा। कब तक चला? फरवरी तक। Israel and the Arab states did not reach any formal armistice agreement until February. फरवरी तक कोई फॉर्मल आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Under the separate agreements between Israel and the neighbor states of Egypt, Lebanon, Transjordan and Syria, these bordering nations agreed to formal armistice lines. Israel gained some territory formally granted to Palestinian Arabs under the United Nations resolution in 1947. Egypt and Jordan retained control over Gaza Strip and the West Bank respectively. The armistice lines held till 1967. देखिए, इजराइल ने काफी सारा रीजन जो कि अरबियों को दिया गया था 1947, कौन से? फलस्तीनी अरबियों को दिया गया था। जो फलस्तीनी मैंडेट है उसमें से जो फलस्तीनी अरबियों का जो प्रोविंस बनाया गया था 1947 में यूएस द्वारा, इजराइल ने कुछ वो रीजन जीत लिया। उसके अलावा इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप वाला रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में लिया, गाजा पट्टी वाला रीजन, और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में लिया। और ये जो आर्मिस्टिस लाइन है ये 1967 तक बनी रही। दूसरा युद्ध जो है वो 1967 में छिड़ा। आगे देखते हैं, राइट। अब मैप में दिखाता हूँ ये सारी घटना आपको।
अब ये है 1947 का प्लान, ठीक है। 1947 का जो है वो आपको पार्टीशन प्लान नजर आ रहा है। सो इसमें देखिए जेरूसलम वाला रीजन क्या है, इंटरनेशनली एडमिनिस्ट्रेड, जिसको कॉर्पस सेपरेटम ऑफ जेरूसलम बोलते हैं। ये रीजन जो है वो अरबियों को दिया गया। गाजा वाला रीजन देखिए ये अरबियों को दिया गया, और ये ऊपर वाला रीजन अरबियों को दिया गया। ये जो ब्लू वाला रीजन है ये किसके पास है, यहूदियों के पास, ठीक है। अब जैसे ही अटैक किया अरबियों ने 1948 जून, जैसे ही मतलब मई 1948 में जैसे ही मतलब इजराइल की इंडिपेंडेंस घोषित की गई। अब देखिए इजराइल केवल ये वाला रीजन है, और ये पूरा देश जो है वो इजराइल ने कहा कि ये पूरा का पूरा देश हमारा है। वी इजराइल ने क्या बोला कि अगर हम अपने आप को एज अ नेशन जो है वो घोषित करते हैं तो हम पैलेस्तीन, और जो पैलेस्तीन का अरेबियन रीजन जो है वो इसको रिकॉग्निशन देते ही नहीं है हम, राइट। तो ये देश है ही नहीं उनके अकॉर्डिंग, तो इजराइल जो है वो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इजराइल कहता है ये हमारा ही हिस्सा है, ये सिविल वॉर में मतलब उलझे हुए हैं बस ये, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई अलग नेशन नहीं है, ठीक है, ये सिविल वॉर है हमारी। और इनके इस क्लेम को, इजराइल के इस नेशन के क्लेम को बैक किया यूएस ने, ठीक है। सो अरबियों ने कर दिया अटैक। इधर से देखिए इजिप्ट ने अटैक कर दिया, सीरिया ने अटैक कर दिया, जॉर्डन ने अटैक कर, यहां से जॉर्डन ने अटैक किया, वहां से सीरिया ने, ऊपर से लेबनान ने अटैक किया, ठीक है। पहले तो ये रीजन देख रहे हैं आप, ये जितना भी ग्रीन रीजन है, ये पूरा का पूरा ग्रीन रीजन जो है वो अरबियों के हाथ में आ गया। यहां पर लगने लगा कि अरबी जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन फिर इजरायलियों ने अपने आप को रिग्रुप किया, रीइंफोर्स किया, और अरबियों पर अटैक करना शुरू किया। और गाजा स्ट्रिप का देखिए इतना जो रीजन है, दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा है गाजा स्ट्रिप का, ये वाला, ये हिस्सा जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया, देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1947 में ये जो रीजन अरेबियंस को दिया गया था, ये हिस्सा देखिए इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहां पर भी देखिए इतना अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर दिया किसने, इजरायली ने। तो दैट मीन्स अरब की यहां पर फर्स्ट वॉर में हार हुई, अरेबियन फोर्सेस की, कंबाइंड अरेबियन फोर्सेस की हार हुई, क्योंकि जितना रीजन जो पैलेस्टीन मैंडेट है ब्रिटेन का, उस पैलेस्टीन मैंडेट का जितना रीजन अरब को दिया गया था या अरेबियंस को दिया गया था, वो खो बैठे वो ज्यादातर हिस्सा। क्योंकि गाजा पट्टी वाला हिस्सा, ये जो गाजा पट्टी वाला हिस्सा है ये इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया, ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ये आ गया जॉर्डन के कंट्रोल में, लेकिन यहां पर काफी सारा हिस्सा जो है वो खो भी बैठे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें देखिए, नाउ दिस इज द, ये आपका मैप है 1947 जब बटा था ये रीजन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान यूएन रेजोल्यूशन 181, इसमें ये रीजन अरेबियंस को दिया गया, ये इंटरनेशनल रीजन है, और ये ज्यूज को दिया गया, ठीक है, ये हम समझते हैं। उसके बाद जब युद्ध छिड़ा, युद्ध के बाद देखिए ये रीजन ज्यूज ने छीन लिया, और ये जो पर्पल वाला रीजन दिख रहा है ये रीजन ज्यूज ने छीन लिया किससे, अरेबियन से। लेकिन ये वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है वो किसके पास चला गया, ये वेस्ट बैंक, और ये गाजा पट्टी वाला हिस्सा, गाजा पट्टी वाला हिस्सा इजिप्ट के पास, और वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1967, सो 1949 में जो ट्रीटी लाइंस बनी थी, जो आर्मिस्टिस लाइंस बनी थी, वो 1967 तक टिकी रही, और 1967 में जाके फिर से विवाद छिड़ गया। आइए देखते हैं 1967 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्यों छिड़ा। Now, until the early 1960s, the United States had adhered to the terms of Tripartite Declaration of 1950, wherein the United States, United Kingdom, and France had pledged to prevent aggression by Middle Eastern states and oppose regional arm race. So, ये Tripartite Declaration क्या है? UK, US और फ्रांस, इन तीनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि अरेबियन रीजन में आर्म्स रेस नहीं होने देंगे हम, यानी अरबियों के हथियार बढ़ने नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, अगर अरबियों के हथियार बढ़ गए तो अरबी जो है वो अपने आप को, जो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन यूएस, यूके, फ्रांस ने किया हुआ है उनके तेल के लिए, उससे छुड़वा लेंगे। और अगर अरबी आर्म्स रेस में पड़ते हैं तो आर्म्स प्रोवाइड करने का जिम्मा दूसरी साइड यूएसएसआर भी उठा सकता है। सो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसके लिए साफ साफ खतरा है कि अरेबियन ब्लॉक कहीं यूएसएसआर के हाथ में ना चला जाए। इसलिए ट्राइपर्टाइट डिक्लेरेशन की अरेबियन कंट्रीज को हमें सशक्त नहीं होने देना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड पास्ड इजराइल टू
sorry, not passed, but pressed Israel to withdraw from the Sinai Peninsula and Gaza Strip after Suez and rejected Israeli request for all but limited quantities of defensive weapons. अब ये क्यों हुआ? सिनाई पेनिजुला से इजराइल को क्यों जाने के लिए बोला यूएस ने, देखेंगे हम आगे, ठीक है। नाउ बाय द टाइम लिंडन जॉनसन टुक ऑफिस, हाउएवर यूएस पॉलिसी मेकर्स कंक्लूडेड दैट दिस पॉलिसी वाज नो लॉन्गर सस्टेनेबल. Soviet arms sales to left-leaning Arab states, especially Egypt, threatened to erode Israel's military superiority. Johnson's advisors worried that if the United States did not offset this shift in the balance of power, Israel's leaders might launch a preventive war or develop a nuclear weapon. ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये कहानी कहां से कहां पहुंच गई, तो समझाता हूं, ठीक है। देखिए 1967 में बहुत रुकने के बाद, क्योंकि देखिए 19 ऐसा नहीं है, आर्मिस्टिस हुआ 1949 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट थम गया। 1967 में इजराइल ने जो है वो अटैक करने की ठान ली और इजराइल ने काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इजिप्ट का अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको सिनाई पेनिजुला कहते हैं, मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा लेबनान से जो है वो लेबनान और ट्रांसजॉर्डन सीरिया से भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा छीन लिया, ठीक है। और जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जो जॉर्डन के पास था वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया, गाजा वाला हिस्सा इजिप्ट से कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। उसके अलावा गोलन हाइट्स वाला सारा रीजन जो है वो इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो इस बार इजराइल ने जो है वो क्या किया, ऑफेंस किया। सो इजराइल का जो ये ऑफेंस है, इसके तहत इजराइल ने जैसे ही ऑफेंस किया तो जो अरेबियन कंट्रीज है उन्होंने यूएस पर प्रेशर डालना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, तेल नहीं देंगे तुम्हें हम, तेल हम ऐसा ना हो कि हम यूएसएसआर को तेल देना शुरू कर दें। तो यूएस को ये बात जो है वो समस्या लगी कि अगर तेल यूएसएसआर को जाना शुरू हो गया तो आर्म्स रेस में हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर इजराइल ने क्योंकि सभी अरेबियन कंट्रीज को यूएस ने प्रॉमिस किया हुआ था कि आप हमें तेल देते रहिए सस्ते दाम पर, इजराइल को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन इजराइल ने जो सिनाई वाला जो पेनिनसुला है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। उसकी इंपॉर्टेंस अभी मैं आप में दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। स्वेज कनाल को कंट्रोल कर लेता है वो एरिया, या एक हिस्सा तो स्वेज कनाल का अपने कंट्रोल में ले ही लेता है, राइट। सो यूएसए ने अरेबियंस को दिया हुआ जो भरोसा है वो तोड़ दिया जब यूएसए ने कुछ नहीं किया, जब इजराइल ने अग्रेशन किया 1967 में, ठीक है। और यूएसए को अब जो है वो अरेबियंस का साथ देना पड़ा या इजराइल को प्रेशर डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर अरेबियंस का साथ यूएसए अभी नहीं देता है तो अरेबियंस का साथ कौन देगा? अरेबियंस का साथ यूएसएसआर देगा। और अगर अरेबियंस का साथ यूएसएसआर देता है तो बदले में यूएसएसआर उनसे तेल लेगा या उनके ऑयल के बिजनेस पर अपना कंट्रोल करेगा वाया कम्युनिज्म, जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक नहीं चाहता, ठीक है। सो वही देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट हैड प्रेस्ड इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप आफ्टर सुएज and rejected Israel's request for all but limited quantities of defensive weapon, ठीक है। By the time Lyndon Johnson took office, after Truman, Lyndon Johnson took office, however, US policymakers concluded that this policy was no longer sustainable. क्यों नहीं थी sustainable? देखिएगा, Soviet arms sales to left-leaning Arab states, especially Egypt, threatened to erode Israel's military superiority, ठीक है। देखिए ट्रूमेंस के रहते रहते प्रेशर ये था ट्रूमेंस पे कि कहीं यूएसएसआर अरेबियंस को हथियार ना देना शुरू कर दे, इसलिए इजराइल की शक्ति पर कंट्रोल रखना यूएस का बहुत जरूरी था, क्योंकि इजराइल शक्ति से आगे बढ़ा तो वो अरेबियंस पर प्रेशर डालेगा, और अगर इजराइल ने अरेबियंस पर प्रेशर डाला तो अरेबियंस यूएसएसआर से ट्रेड करने लग जाएंगे, यूएसए से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इजराइल को कंट्रोल में रखने का काम जो है वो शुरुआती वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूएस का शुरुआती एडमिनिस्ट्रेशन था उसने यही कोशिश करी। लेकिन यूएसएसआर उसके अलावा भी, ठीक है, यूएसएसआर जो है वो अरेबियन कंट्रीज पे अपना कंट्रोल लाने लगा, खास तौर पर जब इजिप्ट एक सोशलिस्ट राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश हुआ तब, और लिंडन जॉनसन के समय जाकर जो है वो मतलब कि जो यूएस की जो पॉलिसी मेकर्स है उनको समझ आया है कि नहीं, हमें जो है वो अब इजराइल की हथियार की शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर अरेबियंस की हथियार की शक्ति बढ़ गई तो ऐसा ना हो कि इजराइल को अपने कंट्रोल में ले ले वो, ठीक है।
So Johnson's advisors worried that if United States did not offset this shift in balance of power, Israel's leaders might launch preventive war or develop nuclear weapon. देखिए, अगर अगर यूएस ऐसे में मदद नहीं करता है, यूएसएसआर इजिप्ट की मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है इजिप्ट को, ऐसे में अगर यूएस अब इजराइल की मदद नहीं करता है तो इजराइल अपनी मदद खुद करने के लिए ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन बना ले, और अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर इजराइल अपनी मर्जी से अरेबियन कंट्रीज पर प्रेशर डालेगा, और जो इजराइल को बनाया गया है अरेबियन कंट्रीज पर प्रेशर डालने के लिए यूएस और यूके द्वारा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो खुद जो है वो प्रेशर डाल सकता है दूसरे राष्ट्रों पर। जो न्यूक्लियर कंट्री है वो ऑब्वियसली थ्रेट कर सकता है बाकी राष्ट्रों को, राइट? Now, initially, the Johnson administration sought to convince Egyptian President Gamal Abdel Nasser and the Soviet leadership to work towards a regional arms control regime, but neither party proved receptive. ठीक है, so यूएसए ने सबसे पहले जो है वो कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई। उसने यूएसएसआर और इजिप्ट दोनों को कहा कि भैया अपने अपने हथियार कम करो, क्योंकि अगर आप हथियार बढ़ाएंगे तो इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, और अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर बैठे रहना सब, ठीक है, फिर सबका तेल छीन लेगा इजराइल, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यूएसएसआर और इजिप्ट ने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया कि वो बनाता है तो बनाते रहे, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। यूएसएसआर चौड़ा हो रहा है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन यूएसए युद्ध नहीं चाहता ना, वो जब युद्ध हो तो दोनों साइड वो मलाई खाए, लेकिन न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से डरता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में नुकसान ही नुकसान है, उसमें फायदा नहीं है। वॉर इज बिजनेस, ठीक है, और वॉर से तब तक फायदा है जब तक वॉर कंटिन्यू चले। न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में तो 3-4 मिसाइल छूटेंगी और वॉर खत्म हो जाएगी। कंटिन्यूड वॉर से फायदा होगा ना, तो यूएस का फायदा कंटिन्यूड वॉर में है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म है ना, क्योंकि इजराइल शक्ति बन जाएगा, फिर बड़ी शक्ति बन जाएगा। इजराइल को फिर यूके जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा या यूएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Now, thus in 1965, Johnson agreed to sell Israel M48A3 tanks followed by 4 Skyhawk aircraft. ये काफी शक्तिशाली जो है वो वेपन्स हैं, ठीक है। सो देखिएगा 1965 में, अभी मैं आपको प्रीलूड दे रहा हूं 1967 के अटैक का, ठीक है। सो इजराइल को इक्विप करा यूएस ने, हथियार दे दिए, ठीक है। इजिप्ट को इक्विप कर रहा है कौन? इजिप्ट को इक्विप कर रहा है यूएसएसआर, ठीक है। आ गया यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ठीक है। इजराइल को हथियार दे रहा है यूएसए और इजिप्ट को हथियार दे रहा है यूएसएसआर, और इजराइल अब इजिप्ट पर यानी इनडायरेक्टली यूएसए यूएसएसआर पर अटैक कर रहा है, ठीक है, लेकिन करवाते किसी और से है वो। On May 13, 1967, Soviet officials informed the Syrian and Egyptian governments that Israel had massed troops on Syria's border. ठीक है, अब ये बिल्कुल फाल्स खबर थी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी खबरें उस समय फैल जाती थी, ठीक है। ये युद्ध छिड़ गया, वहां पर उसने सेनाएं खड़ी कर दी, इसने इसको इतना हथियार दे दिया, ये केमिकल वेपन इसने डेवलप कर लिया, ठीक है। इंटिमिडेशन का गेम चलता था, क्योंकि युद्ध आधी फील्ड पर लड़ी जाती है और आधी दिमाग में, ठीक है। सो सोवियत ऑफिशियल्स ने ये बात लीक करी इजराइल की, इजराइल जो है वो सीरिया के बॉर्डर में सैनिक खड़े कर दिए, और अगर सीरिया के बॉर्डर में सैनिक इजराइल ने खड़े कर दिए हैं तो ये खतरा सीरिया और इजिप्ट दोनों के लिए है। लेकिन ये बात गलत निकली, ठीक है। दो रिपोर्ट वाज फॉल्स, नासिर सेंट लार्ज नंबर ऑफ इजिप्शियन सोल्जर्स इनटू सेनाई एनीवे, ठीक है। नासिर ने क्या किया, इजिप्शियन सोल्जर्स सेनाई में तैनात कर दिए। जैसे ही इजिप्ट ने सैनिकों को मोबिलाइज करना शुरू किया, इजराइल के लिए थ्रेट था, इजराइल ने अटैक कर दिया। ऑन May 16, इजिप्ट डिमांडेड यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स, ठीक है, यूएनईएफ, which had been deployed in the Sinai Peninsula and the Gaza Strip since 1957 to withdraw from Israel's border, ठीक है। क्योंकि यूएनईएफ के रहते फिर इजिप्ट जो है वहां अपनी सेना लगा के करेगा क्या? यूएनईएफ खड़ी है, और यूएनईएफ क्योंकि वो पीस बनाने के लिए खड़ी है, वो इजराइल और इजिप्ट को लड़ने नहीं देना चाहती। इजिप्ट ने कहा कि यहाँ पर अपनी सेना हटा लो, अब तो युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है, हमारे पास हथियार बहुत हो गए, अब हमें युद्ध छेड़ना है और इजराइल को वंस एंड फॉर ऑल फिर से हमें खत्म करना है, ठीक है। युद्ध छिड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे देखिएगा, सेक्रेटरी जनरल यूथांट किसके? यूनाइटेड नेशंस के थर्ड सेक्रेटरी जनरल यूथांट रिप्लाइड दैट ही वुड हैव टू विड्रॉ यूएनईएफ फ्रॉम ऑल इट्स पोजीशन इंक्लूडिंग शर्म अल शेख, विच वुड पुट
पॉलिटिकल प्रेशर ऑन नसीर टू क्लोज स्ट्रेट्स ऑफ तिरान टू इजरायली शिपिंग। ये मैं आपको बताऊंगा ये शर्म अल शेख कहां पर है, ठीक है। शर्म अल शेख जो है वो जो आपका सिनाई का जो पेनिजुला है उसकी टिप पर है ये, और वहीं पर ही तिरान आइलैंड्स हैं, उसके बीच के जो स्ट्रेट है वो क्या बोलते हैं आपका इजराइल तक पहुंचते हैं, ठीक है। Nasser remained adamant and on May 22nd, after UNEF withdrew, he announced that he would close the straits, provoked Israel to launch an offensive and protect its interest in Strait of Tiran. Meanwhile, Jordan joined Arab coalition, heightened the pressure on Israeli strike. देखिए हुआ क्या, मामला एस्केलेट कैसे हो गया, ठीक है। ये आपका इजराइल है, ठीक है, ये आपका इजराइल है और ये आपका इस तरह पेनिनजुला है, ठीक है। ये लाल सागर है, ये स्वेज कनाल है, ये सिनाई का पेनिनजुला है, ठीक है। सिनाई का पेनिनजुला है ये। यहां पर है आपका शर्म अल शेख और इधर ही है साथ में क्या तिरान का आइलैंड। इसके बीच का जो स्ट्रेट है ना, इस स्ट्रेट से जाता है जितना भी ट्रेड है वो कहां पर जाता है, लाल सागर वाला ट्रेड इजराइल तक पहुंचता है, ठीक है। ये इजराइल है, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं, ये इतना हिस्सा जो है वो इजराइल का है, ठीक है। और ये यहां पर गाजा स्ट्रिप समेत ये इतना हिस्सा इजिप्ट का होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये जो तिरान वाला एरिया, अब यहां पर इस बॉर्डर पर खड़ी थी यूएनईएफ की फोर्सेस और इजिप्ट अपनी सेना लेकर यहां से आ रहा था, ठीक है। तो इजिप्ट ने यूएनईएफ को कहा कि आप यहां से हट जाइए, हम अटैक करेंगे। यूएनईएफ ने कहा कि अगर हम यहां से हटेंगे तो हम इधर से भी हटाएंगे अपनी सेना को, ठीक है। इजिप्ट ने कहा कि कर दो, कोई बात नहीं, हम ये सारा रीजन जो है वो सीज कर देंगे और रेड सी से जितनी भी रीइंफोर्समेंट्स या जो भी चीजें रेड सी से पहुंच रही हैं किसके पास, इजराइल के पास, वो ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ जॉर्डन ने जो है वो अरब कोalition ज्वाइन कर लिया और स्ट्रेट ऑफ तिरान में जो ट्रेड मतलब पूरा का पूरा इजिप्ट का सॉरी इजराइल का जो ट्रेड है वो थ्रेट हो गया, इजराइल को जो है वो इकोनॉमिक लॉस होने लगा और उसने अटैक कर दिया। Though Johnson continued to caution Israel against preemption, a number of president's advisors had concluded that US interest would be served by Israel going it alone. जो लिंडन जॉनसन है वो इजराइल को बोलता रहा युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। यूएस जो प्रेसिडेंट है उसके सपोर्टर्स ने कहा कि इजराइल को करने दो जो करता है, ठीक है। बिटवीन 5th जून एंड 10th जून, जिसको 6 डे वॉर कहते हैं, 1967 की इस वॉर को 6 डे वॉर कहते हैं, 5 से 10 जून इस 6 दिनों में इजराइल ने डिफीट किया इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को, ऑक्यूपाई कर लिया पूरा का पूरा सिनाई का पेनिजुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्टर्न जेरूसलम, गोलन हाइट्स, ये सारा का सारा रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने? इजराइल ने। आइए अब ये सारे घटना आपको मैप में बताता हूं, देखिए ये है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये इजराइल है, दिस इज द इजराइल ऑफ बिफोर 1967 वॉर, यानी 1949 से लेकर 67 तक की जो बाउंड्रीज सेट है वो ये है। वेस्ट बैंक वाला रीजन जॉर्डन के पास है, गाजा स्ट्रिप वाला रीजन किसके पास है, इजिप्ट के पास है। यहां पर यूएनईएफ की फोर्सेस लगी हुई थी, ठीक है, इधर लगी हुई थी यूएनईएफ की फोर्सेस, जिसको हटाने के लिए बोला था नसेर ने। और यहां पर है, देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ तिरान, दिस इज स्ट्रेट ऑफ तिरान, ठीक है। और इस वाले रीजन को यहां से जो है वो सेनाएं हटाई गई, तो ये स्ट्रेट ऑफ तिरान जो है वो इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया। तो फिर जो है वो पीटना शुरू किया इजराइल ने सबको। इधर से इजराइल ने जॉर्डन को पीटना शुरू किया, वेस्ट बैंक वाला एरिया एक्वायर किया। इधर से लेबनान को पीटना शुरू किया, सीरिया को पीटना शुरू किया, यहां से गोलन हाइट्स वाला रीजन एक्वायर किया, ठीक है। इधर से इजिप्ट को पीटना शुरू किया और ये पूरा का पूरा जो सिनाई पेनिनजुला नजर आ रहा है आपको, ये पेनिनजुला है, ठीक है। ये जो पूरा सिनाई पेनिनजुला वाला रीजन है ये एक्वायर किया। देखिए अब इस मैप में आपको नजर आ रहा है ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, ठीक है। 1967 की सीज फायर लाइन ये दिख रही है आपको। ये तो यहां से होता क्या है कि इजराइल जो है वो अब सुएज कैनाल को कंट्रोल कर सकता है और इजराइल जो है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा है, ठीक है। तो अगर इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए और सुएज कनाल भी इजराइल के कंट्रोल में है, ठीक है, और अगर इजिप्ट जो है वो यूएसएसआर के पूरे जो है वो चंगुल में आ गया, तो सुएज कनाल से जितना भी फायदा वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हो रहा है, उस फायदे को निकालने के लिए उन्हें यूएसएसआर, इजराइल सबसे निपटना पड़ेगा अब। तो समस्याएं बढ़ गई।
तो 1967 का मैप दिखा आपको, इतना रीजन जो है वो बढ़ गया। अब इसके बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ट्रीटीज हुई होंगी। आइए अब उन ट्रीटीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये मैप समझ आया होगा। इसराइल ने इन्वेड किया और ये वाला सारा रीजन जो है वो इजिप्ट से ले लिया, वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है वो जॉर्डन से ले लिया, जो कि जॉर्डन ने 48 के युद्ध में उन इसराइल से, ये बेसिकली था क्या, ये वो मैंडेट, ये वो पैलेस्टीनियन मैंडेट का वो रीजन था जो अरबी पैलेस्टीनियन को दिया गया, ठीक है। और 1948 की वॉर में वेस्ट बैंक वाला एरिया, वेस्ट बैंक किसका? वेस्ट बैंक कोई बैंक, ये पैसे वाला बैंक नहीं है, जॉर्डन रिवर का, ये जॉर्डन रिवर है यहां पर, जॉर्डन रिवर का वेस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, इसलिए वेस्ट बैंक कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नाउ पोस्ट वॉर सिनारियो, 1967 की वॉर के बाद देखते हैं क्या हुआ। तो अभी तक की सिचुएशन आपको समझ आई, थॉरली कवर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ अगस्त 1967 अरब लीडर्स मेट इन खर्तूम। खर्तूम जो है वो एक रीजन है, क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर, सूडान में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द वॉर टू डिस्कस द अरब पोजीशन टुवर्ड्स इसराइल। खर्तूम में अरबी राष्ट्र जुड़े और उन्होंने अब डिस्कस करना शुरू किया कि जो इसराइल ने हमारा सिनाई वाला रीजन ले लिया है, वेस्ट बैंक वाला रीजन ले लिया है लड़कर, इसका करें क्या अब हम। दे रीच्ड अ कंसेंसस दैट देयर शुड बी नो रिकॉग्निशन, नो पीस, नो नेगोशिएशन। यानी ना ही हम इसराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे हिसाब से फलस्तीन है देश, ठीक है। और फलस्तीन किसका है? अरबियों का है। हम कोई पीस नहीं करेंगे, यानी किसी तरह की ट्रीटी नहीं होगी, हम युद्ध करके वापस लेंगे रीजन। और हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे कि हमें इतना रीजन दे दो, हमें उतना रीजन दे दो, नहीं, हम पूरा का पूरा फलस्तीन जो है वो इजरायलियों से यानी यहूदियों से वापस लेंगे। अरबियों ने ये रिजॉल्व किया अगस्त 1967 में। इन 1969 इजिप्ट इनिशिएटेड द वॉर ऑफ एट्रिशन। इजिप्ट ने जो है वो अब इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू किया, किस पर? इसराइल पर। द गोल ऑफ एग्जॉस्टिंग इसराइल इनटू सरेंडरिंग द सिनाई पेनिनसुला। गोल क्या था? सिनाई पेनिनसुला दे दिया जाए किसे, मतलब वापस इजिप्ट को मिल जाए। द वॉर एंडेड फॉलोइंग गमाल अब्दुल नसीर डेथ इन 1970, ठीक है। देखिए एक्चुअली इनको एग्जीक्यूट किया गया, अब गमल अब्दुल नसीर को जो है, नॉट एग्जीक्यूट लेकिन इनको असैसिनेट किया गया था। उसके बाद जो है वो इजिप्ट जो इतना हावी हो रहा है इसराइल पे, उसके बाद इजिप्ट थोड़ा सा नरम पड़ गया। देखते हैं कैसे। व्हेन अनवर सदात जो है वो शक्ति में आए नासिर के बाद, that took over, he tried to forge positive relations with US, hoping that they would put pressure on Israel to return the land by expelling 15,000 Russian advisors from Egypt. अब देखिए यूएसएसआर का प्रेशर है किस पर? इजिप्ट पर। लेकिन जब तक नसेर वहां पर मौजूद थे, नसेर की मृत्यु के बाद सदात शक्ति में आए और सदात ने हाथ जोड़ने की कोशिश करी किसके सामने? यूएस के आगे। यूएस ने क्लियरली बोला यूएसएसआर से रिलेशन तोड़ो, तो सदात ने 15,000 रशियन एडवाइजर्स को जो है वो, यानी जो मतलब इजिप्ट को एडवाइस करते थे कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या मिलिट्री स्टेप्स लेने हैं, क्या टेक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, उन सबको इजिप्ट से बाहर निकाला। तो यूएस की गुड ग्रेस में आया कौन? इजिप्ट, राइट। On October 6, 1973, Syria and Egypt staged a surprise attack on Israel on Yom Kippur, the holiest day of Jewish calendar. सीरिया और इजिप्ट ने जो है वो यौम किपुर जो है वो एक बहुत, जैसे हिंदुओं में दिवाली, ठीक है, मुस्लिम से ईद होती है, ठीक है, उसी तरह यहूदियों में यौम किपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पूरे उनके साल का, यहूदी कैलेंडर का। उस दिन जो है वो सभी या मैक्सिमम सैनिक छुट्टियों पे घर पे गए होंगे इजिप्ट के। तो जैसे ही सीरिया और इजिप्ट ने अटैक किया तो सैनिक जो है वो इजराइल के भटके हुए थे, बिखरे हुए थे, उन सैनिकों को इकट्ठा करने में इजराइल को जो है वो 3 दिन लगे। और इसी 3 दिन के बीच जो है वो काफ़ी रीइंफोर्समेंट्स कर ली किसने? अरेबियंस ने। द इजरायली मिलिट्री वर कॉट ऑफ गार्ड एंड अनप्रिपेयर्ड एंड टुक अबाउट 3 days टू फुली मोबिलाइज। दिस हेल्प्ड अदर अरब स्टेट्स टू सेंड ट्रूप्स टू रीइंफोर्स इजिप्शियंस एंड सीरियंस. In addition, these Arab countries agreed to enforce an oil embargo on industrial nations including the US, Japan and Western European countries. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अरबियन कंट्रीज ने और खास तौर पे जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग जो नेशंस हैं, उन्होंने यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल देना बंद कर दिया। अब इन लोगों की सारी इंडस्ट्रीज ऑयल पर बेस्ड है, पूरा का पूरा बिजनेस इनका तेल पर चल रहा है। तो जैसे इनको तेल मिलना बंद हुआ, इन्होंने प्रेशर किस पर डालना शुरू किया? इजराइल पे।
ऑब्वियसली, जो कि पहले इजिप्ट चाहता ही था कि इजराइल पे प्रेशर बने, लेकिन अब जो है वो ऑयल एम्बार्गो जब डला तो प्रेशर डालने पर वो मजबूर हो गए, राइट। इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ ऑयल 4-fold, 4 गुना बढ़ा दिया, एंड यूज्ड इट एज पॉलिटिकल वेपन टू गेन सपोर्ट अगेंस्ट इजराइल। द योम कीपर वॉर अकोमोडेटेड इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, योम कीपर वॉर से यूएस और सोवियत यूनियन आमने सामने आ गए फिर से, क्योंकि योम कीपर की जो वॉर है वो पूरी तरह ये काफी बड़े लेवल पर फंडेड थी। यानी अरेबियंस को सपोर्ट किसने किया था? अरेबियंस को सपोर्ट यूएसएसआर ने किया था, और फिर तेल जो है वो यूएस को देना बंद कर दिया, राइट। सो यूएसएसआर के चपेटे में आ गया अरेबियन कंट्रीज, है ना। और यूएस को लगा कि नहीं, ये तेल कंट्रीज हमारे हाथ से निकल रही हैं। यूएस जो है वो घबरा गया, हड़बड़ाहट में उसने अब फिर से इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया। व्हेन इजराइल हैड टर्न द टाइड ऑफ वॉर, अब देखिए सरप्राइज अटैक किया था किसने? अरेबियंस ने, लेकिन शक्ति तो फिर भी इजराइल के पास है। धीरे धीरे इजराइल ने अपने आप को मोबिलाइज किया और फिर एक एक करके उन्होंने अरेबियन फोर्सेस को हराना शुरू किया। द यूएसएसआर थ्रेटेंड मिलिट्री इंटरवेंशन। ठीक है, यहां पर देखिए, जब इजराइल धीरे धीरे जीतने लगा तो 67 की वॉर की बात चल रही है ये, ठीक है, 1967 की वॉर, सॉरी नॉट 67, उसके बाद की वॉर, ठीक है, 1967 के बाद की वॉर, जब इजराइल ने धीरे धीरे जो है वो पलड़ा इजराइल की तरफ भारी होने लगा, तो यूएसएसआर ने कहा कि अब हम खुद आकर लड़ने लग जाएंगे आपसे, अगर आप अरेबियन कंट्रीज की तरफ जो है वो अपनी सेना अगर आप पीछे नहीं हटाते तो। अगर यूएसएसआर एक साइड से आ रहा है तो दूसरी साइड यूएसए को भी आना पड़ेगा, और लेकिन यूएसए 1945 से यही तो अवॉइड कर रहा है कि वो यूएसएसआर के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, और यूएसआर बार बार चेक कर रहा है उसकी इसी क्षमता को कि कब तक वो हमें अवॉइड कर सकता है। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स वेरी ऑफ न्यूक्लियर वॉर सिक्योर्ड अ सीज फायर ऑन 25 अक्टूबर 1973। न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए, क्योंकि यूएसए यूएसएसआर अगर आमने सामने हुए तो ये बात जो है वो काफी हद तक पॉसिबल है। यूएसए और यूएसएसआर अगर आमने सामने आ गए तो काफी हद तक पॉसिबल है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली थी, बहुत मुश्किल से टली है। ठीक है, सो न्यूक्लियर वॉर यूएसए नहीं चाहता था और यूएसएसआर कह रहा था कि होने दो, होता है तो ठीक है, हमने बंकर बना लिए, हम जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। सो 25 अक्टूबर 1973 में जैसे तैसे करके यूएसए ने एक जो है वो सीज फायर करवाया। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखते हैं इसके बाद पीस ट्रीटी आती है, इजराइल पीस ट्रीटीज विद अरब पावर्स। ठीक है, पीस ट्रीटीज देखते हैं क्या क्या हुई। समझ आ रहा है ना? अभी तक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ाऊँ, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊं। ठीक है ना, फाइनली फॉलोइंग एन इंटरवेंशन ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस एट कैंप डेविड। कैंप डेविड जो है वो मैरीलैंड में है, एक कैंप है छोटा सा जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जाकर अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। ठीक है, सो कैंप डेविड में इजिप्ट की रिप्रेजेंटेशन, इजराइल की यानी कि अरबियों की रिप्रेजेंटेशन, इजराइल की रिप्रेजेंटेशन और यूएस के प्रेसिडेंट, इन सब ने मिलकर जो है वो एक रेजोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करी। सो 2 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स वर साइंड at the White House. The second of these framework led directly to 1979 Egypt Israel पीस ट्रीटी। तो यहां पर देखिए फाइनली हमारी इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी होती है 1979 की, आफ्टर द नेगोशिएशंस एट कैंप डेविड। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर इट्स टर्म्स द सिनाई पेनिजुला वर आर रिटर्न टू इजिप्शियन हैंड्स। ठीक है, सिनाई पेनिजुला किसको गया? इजिप्ट को गया। एंड द गाजा स्ट्रिप रिमेन्ड अंडर इजरायली कंट्रोल। लेकिन गाजा स्ट्रिप किसके कंट्रोल में है? इजराइल के कंट्रोल में। अब ये गाजा स्ट्रिप आपको पता होगा, यहां पर जो है वो कौन एक्टिव है? यहां पर हमास एक्टिव हो गया। हमास क्या है? एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में डेवलप हुआ, जो कि इजराइल या पैलेस्टीन से इजरायलियों को बाहर, पैलेस्टीन से ज्यूज को बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, बेसिकली क्या है ये अरबी लोग हैं, राइट। टू बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। यहां पर क्लियर हो गया बात कि फ्यूचर में पैलेस्टीनियन स्टेट बन सकती है या बनेगी। ठीक है, और गाजा, और अगर बनती है तो गाजा स्ट्रिप जो है वो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट में इंक्लूड होगा, इजराइल के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इजराइल को रिप्रेजेंट और रिकॉग्निशन यूएस दे रहा है, और इजराइल जो है वो पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है। सो इनडायरेक्टली यूएस भी पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है। लेकिन 1979 के बाद अब ये बात चलने लगी कि पैलेस्तीन बनेगा तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा पैलेस्तीन का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द अग्रीमेंट ऑल्सो, और जो पैलेस्तीन मानते हैं वो कहते हैं ये पूरा का पूरा एरिया इजराइल है ही नहीं,
जो पैलेस्तीन को मानते हैं वो कहते हैं इजराइल है ही नहीं, पूरा पैलेस्तीन है। जो इजराइल को मानते हैं वो कहते हैं पैलेस्तीन है नहीं, पूरा इजराइल है। और कुछ भारत जैसे जैसे देश है वो कहते हैं पैलेस्तीन भी है और इजराइल भी है। हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ है, बस, है ना। ऐसा नहीं है, पता है, लेकिन बहुत खिचड़ी आगे मैं अब दिखाऊंगा, वो खिचड़ी पूरी दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। नाउ द अग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर फ्री पैसेज ऑफ इजरायली शिप्स थ्रू स्वेज कैनाल। अगली एग्रीमेंट क्या है कि इजरायली शिप जो है वो आराम से पास होंगी स्वेज कैनाल से, एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ तिरान एंड गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिनाई पेनिजुला बताया ना, यहाँ पर जो तिरान के आइलैंड है और ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है, और ये जो गल्फ है दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और यहां पर है स्वेज कैनाल। ठीक है, ये लाल सागर है, ये इजिप्ट है। ठीक है, और इधर जो है वो क्या है आपका, इतना हिस्सा ये इजराइल है, इधर ऐसे। सो गल्फ ऑफ अकाबा और जो तिरान की स्ट्रेट है ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और स्वेज कनाल से जो है वो कौन पास कर सकता है, इजराइल पास कर सकता है। ये बात जो है वो इस ट्रीटी में लिखी गई। गाजा स्ट्रिप इजराइल को दिया गया, लेकिन जब पैलेस्टीन बनेगा तो वो अरबियों के पास जाएगा। और जो ये सिनाई का जो पेनिजुला है, ये जो सिनाई वाला जो ये क्या बोलते हैं, ये नहीं है, सिनाई वाला जो पेनिजुला का एरिया है, दिस रीजन वाज गिवन टू इजिप्ट। ठीक है, नाउ इन अक्टूबर 1994 इजराइल एंड जॉर्डन साइंड अ पीस एग्रीमेंट। अब देखिए, इजराइल और जॉर्डन, पहले इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ, अब इजराइल और जॉर्डन के बीच में साइंड अ पीस एग्रीमेंट विच स्टिपुलेटेड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एंड हॉस्टिलिटीज, द फिक्सिंग ऑफ इजराइल जॉर्डन बॉर्डर एंड अ रेजोल्यूशन ऑफ अदर इश्यूज। ठीक है, तो पहली 1979 ट्रीटी हुई। ठीक है, इजराइल और इजिप्ट के रिलेशन ठीक हुए, किस किसके, इजराइल और इजिप्ट के। फिर 1994 की ट्रीटी हुई जिसमें इजराइल और जॉर्डन के रिलेशन ठीक हुए। आफ्टर मार्च 1982, और बीच में मार्च 1982 में इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान, इजराइल हैड ऑक्यूपाइड सम टेरिटरी ऑफ लेबनान, देयरफॉर मार्च 1983 इजराइल एंड लेबनान साइंड अ सीज फायर एग्रीमेंट। लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट 1983 में साइन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By 1985, Israeli forces withdrew to 15 kilometer wide southern strip of Lebanon, following which the conflict continued on lower scale with relatively low casualties on both sides. आज भी है ये लेबनान के नीचे। देखिए 1985 में इजरायली फोर्सेस ने 15 किलोमीटर की स्ट्रिप छोड़कर, ठीक है, यानी 15 किलोमीटर उन्होंने लेबनान से नीचे इजराइल की तरफ मूव किया, लेकिन ये जो रीजन है जो डिमिलिटराइज किया इजराइल ने, इसमें आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, सो दैट मीन्स इजराइल वर्सेस लेबनान कॉन्फ्लिक्ट आज भी है। 1994 में जॉर्डन के साथ रिलेशन ठीक हुए, इजिप्ट के साथ रिलेशन ठीक हुए, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे खराब हो गए या नहीं। 1993 एंड 1996 इजराइल लॉन्च्ड मेजर ऑपरेशंस अगेंस्ट शियट मिलिशिया ऑफ हिजबुल्ला। अब ये हिजबुल्ला का क्या इशू है, ये आगे आपको समझाऊंगा जब मैं आपको इस्लाम और किस तरह इस्लाम में जो है वो टेररिज्म फैला, वहां पर मैं आपको हिजबुल्ला बताऊंगा क्या है ये। तो ये शियट मिलिशिया है, और शिया और सुन्नी का आपस में क्या पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, और शियत मिलिशिया हिजबुल्ला के बारे में बताऊंगा, विच बिकेम एन एमरजेंट थ्रेट इन May 2000। द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इहूद बराक authorized a withdrawal from southern Lebanon, fulfilling an election promise to do so well ahead of declarative deadline. So इहूद बराक कौन है, ये प्रीमियर बने किसके, इजराइल के, और उन्होंने अपने इलेक्शन जो कैंपेन था उसमें कहा था कि हम लेबनान से सैनिक हटाएंगे, और उन्होंने इजरायली सैनिक वहां से हटाए। सो 2000 में मई 2000 में लेबनान के साथ रिलेशन जो है वो इजराइल के ठीक हो गए। ठीक है, और ये हिजबुल्ला वाला जो इशू है ये आगे समझाऊंगा आपको, यहाँ पर इसको कैप में रखिएगा, ये हिजबुल्ला वाला इशू आगे आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये मैप के बारे में, मैप के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सितंबर 1978 कैंप डेविड में जो है वो इजिप्ट और इसराइल के बीच में टॉक्स हुई, जिसमें इजिप्ट और इसराइल ने पीस ट्रीटी मार्च 1979 में साइन करी, जिसमें यूएनईएफ की निगरानी में इसराइल ने ये जो रीजन था सिनाई पेनिनसुला का, ये छोड़ दिया और ये वापस गया किसको, इजिप्ट को। ये हमने समझ लिया। अप्रैल 97 से जनवरी 1984 तक फ्री लेबनन स्टेट अंडर क्रिश्चियन मिलिशिया। ठीक है, यहाँ पर लेबनन वाला जो एरिया है ये 1985 तक जो है वो डिस्प्यूट में रहा, और फाइनली 2000 में जाकर जो है वो इजराइल ने अपने सैनिक यहाँ से कंप्लीटली हटाए हैं। ठीक है, और
ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है जॉर्डन के साथ तो 1994 में ट्रीटी करी और बॉर्डर्स जो है वो इसराइल ने अपने फिक्स कर लिए। सो इसराइल ने इजिप्ट से निपटा लिया मामला। इसराइल ने 2000 आते आते जो है वो लेबनान से अपना झगड़ा सुलझा लिया। इसराइल ने जो है वो जॉर्डन से अपना झगड़ा सुलझा लिया। अब इसराइल का झगड़ा जो है वो फलस्तीनियों से रह गया है, ठीक है, यानी जो इसराइल के अंदर रह रहे हैं। अगर आप इसराइल को एज ए नेशन कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जो फलस्तीनी रह रहे हैं, जो फलस्तीनी अरबी रह रहे हैं, उनसे अब कॉन्फ्लिक्ट रह गया है। आइए देखते हैं उसका क्या रेजोल्यूशन निकलता है। सो ये देखिएगा, दिस इज द रिट्रीट ऑफ या विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम इन स्टेजेस फ्रॉम सिनाई पेनिजुला। ये सिनाई पेनिजुला है, ये आपकी गल्फ ऑफ अकाबा है, ये आपका गल्फ ऑफ सुएज है और ये आपकी सुएज कैनाल है, ठीक है। सो 1975, 1979, 1982 तक आते आते इजिप्ट जो है वो इजिप्ट को जो सिनाई वाला एरिया है वो इजिप्ट को वापस दे दिया गया, किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी देखिएगा, वेस्ट बैंक वाला ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया, ठीक है, और ये गोलन हाइट्स वाला एरिया अभी भी ऑक्यूपाई कर रखा है। ये वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है वो जॉर्डन को वापस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बैंक वाला एरिया वैसे भी 1948 में जॉर्डन ने छीन लिया था या ऑक्यूपाई कर लिया था इसराइल से। इसराइल तो नहीं, इसराइल तो घोषित हो गया था तब, लेकिन ये जो पैलेस्टीनियन मैंडेट है ये उसका हिस्सा था, राइट। तो ये हिस्सा जो है वो अभी भी किसके पास है? इसराइल के पास है, और ये गोलन हाइट्स वाला एरिया भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसराइल के पैलेस्तीन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। बाकी अरबी राष्ट्रों के साथ रिलेशन हमने देखे, अंत में जाकर सीरिया के साथ भी रिलेशन ठीक हो गए, लेबनान के साथ भी, जॉर्डन के साथ भी, इजिप्ट के साथ भी। सऊदी अरेबिया तो थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पैलेस्तीनी जो इसराइल की बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, या उल्टा बोला जाए कि जो पैलेस्तीनियों का राष्ट्र और इसराइलियों ने अपना घोषित कर दिया है उसके ऊपर, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या रेजोल्यूशन निकलता है देखिएगा। Now, the 1970s were marked by a large number of major international terrorist attacks, including Lord Airport massacre, Munich Olympic massacre, and Entebbe hostage taking in 1976, with over 100 Jewish hostages of different nationalities kidnapped and held in Uganda. ठीक है, ये जो अब देखिए पैलेस्तीनियों के साथ क्या है। 1970s में पैलेस्तीनी ग्रुप हमास और दूसरी साइड पीएलओ, ठीक है। पीएलओ क्या है? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हमास जो है वो कहता है कि हम इसराइल से हटा देंगे ज्यूज को और पूरा इसराइल जो है वो फिर से फिलिस्तीनी अरबियों के पास आएगा। तो रिलेटिवली हमास जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा जो है वो इस तरह के मतलब हाईजैक करने वाले सब काम करता है। लेकिन उसके अलावा और भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी थी, ठीक है। सो 1970s में इस तरह के फ़लस्तीनियों द्वारा जो है वो यहूदियों के खिलाफ, खास तौर पे इजरायली यहूदियों के खिलाफ इस तरह के अटैक्स हुए, जिसमें लॉर्ड एयरपोर्ट जो कि इसराइल का बहुत इंपॉर्टेंट या मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, उस पर जो है वो अटैक हुआ। म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इजरायली ओलंपिक टीम के कई जो है वो खिलाड़ियों को अपने मतलब किडनैप करके उनको मारा गया। और उसके अलावा युगांडा में एंटेबे जो युगांडा का सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, वहां पर 100 से ज़्यादा ज्यूज को किडनैप करके कईयों को मारा भी गया। तो इस तरह की कई घटनाएं घटी, ठीक है। इन दिसंबर 1987 फर्स्ट इंतिफादा क्या है? इंतिफादा का मतलब है, मतलब अरेबियन वर्ड है, एक तरह से रेवोल्यूशन के लिए वर्ड है अरेबियन वर्ड, ठीक है, शॉक करने के लिए। इंतिफादा का मतलब है कि शॉक करना, शेक डाउन, ठीक है, कि हम रेवोल्यूशन करेंगे और भगा देंगे किस फ़लस्तीन से हम यहूदियों को भगा देंगे। सो फर्स्ट इंतिफादा जो है वो 1987 में शुरू हुआ। द फर्स्ट इंतिफादा वॉज अ मास पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली रूल इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। The rebellion began in Jabalia refugee camp and quickly spread through Gaza and West Bank, ठीक है। देखिए, जबालिया रिफ्यूजी कैंप के कुछ बंदों को मार दिया गया, उनकी गाड़ी ठोक दी गई थी। एक्चुअली मतलब एक व्हीकल था, आर्मी व्हीकल था, इजरायली आर्मी व्हीकल था, उसने जो है वो मजदूरों की गाड़ी को ठोक दिया। उसमें 4-5 जो है वो फ़लस्तीनी अरबी मजदूर मर गए। तो यहाँ से जो है वो मास प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस से शुरू हुआ ये इंतिफादा। सिविल डिसोबीडियंस से स्टोन पेल्टिंग से लेकर मास मतलब मर्डरिंग और सुसाइड बॉम्बिंग तक ये फैला, ठीक है। और ये जबेलिया रिफ्यूजी कैंप से शुरू हुआ था और फिर उसके बाद गाजा और वेस्ट बैंक तक फैला,
ठीक है, यानी कि जहां जहां पर पैलेस्तीनी अरबी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नाउ पैलेस्टीनियन एक्शंस रेंज्ड फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस टू वायलेंस। इन एडिशन जनरल स्ट्राइक्स, बॉयकॉट ऑफ इजरायली प्रोडक्ट्स, ग्राफिटी एंड बैरिकेड्स, पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन दैट इंक्लूडेड स्टोन थ्रोइंग बाय यूथ्स अगेंस्ट द इजरायली फोर्सेस ब्रॉट इंतिफादा इंटरनेशनल अटेंशन। अब इंतिफादा जो है वो धीरे धीरे यूएन की नजरों में आने लगा, क्योंकि जनता जो है वो सड़क पर उतर आई और जनता जो है वो सिविल डिसोबीडियंस प्रोटेस्ट भी कर रही थी, ठीक है, बॉयकॉट भी कर रही थी, नॉन कोऑपरेशन भी कर रही थी, ठीक है, और उसके अलावा बैरिकेड्स भी लगा रही थी, ग्राफिटी यानी कि ऐसी वॉल आर्ट्स बनाई जा रही थी जिसमें साफ साफ लिखा जा रहा था कि फलस्तीन से जो है वो बाहर निकले। तो मीडिया ने कवर किया बड़े लेवल पर और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ा इसराइल के ऊपर। क्यों बढ़ा? क्योंकि इजरायली आर्मी ने बहुत शक्ति का प्रयोग करके दमन किया इंतिफादा का, राइट। इजरायली आर्मी इज हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स, ठीक है, शक्ति का प्रयोग करके दमन किया टू द डेमोन्स्ट्रेशन विद लाइव एम्यूनिशन, बीटिंग एंड मास अरेस्ट ब्रॉट इंटरनेशनल कंडेमनेशन। ठीक है, लाइव एम्यूनिशन यानी कि जो असली गोलियां हैं, वो रबर की जो गोलियां या नकली ब्लैंक नहीं शूट किया उन्होंने, लाइव गोलियां भीड़ पर, मतलब जिंदा गोलियां जो है वो भीड़ पर शूट कर दी। उसके अलावा मास अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, इम्प्रिजन किया गया, एक्साइल किया गया। ठीक है, इससे जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पर बढ़ा कि ये क्या कर रहे हो तुम अपने ही लोगों के साथ। अगर तुम फलस्तीन को एक अलग राष्ट्र नहीं मानते हो, सो दैट मीन्स ये तुम्हारे ही लोग हुए ना, ठीक है, फलस्तीन अरबी तुम्हारे ही लोग हुए, तो अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो तुम ये। नेक्स्ट देखिएगा। द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच अंटिल देन had never been recognized as the leaders of Palestinian people by Israel was invited to peace negotiations the following year after it recognized Israel and renounced terrorism। देखिए, PLO और हमास में लड़ाई इसी चीज की है कि हमास जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और PLO ने पीस ट्रीटीज करने के लिए इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया और जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं वो बंद कर दी। और इजरायली अथॉरिटी ने PLO को बुलाया कि आइए बैठिए खुले मंच में और आकर हम पीस ट्रीटी करते हैं, कुछ नेगोशिएशंस करते हैं। ठीक है, सो और PLO मान गए कि चलिए नेगोशिएशंस करते हैं, अपने लोगों को मरवाकर कोई फायदा नहीं है। In mid 1993, Israeli and Palestinian representatives engaged in peace talks in Oslo। यहां से हमारी ओस्लो अकॉर्ड्स निकल कर आते हैं, ठीक है, ओस्लो कहां पर? नॉर्वे। एज अ रिजल्ट इन सितंबर 1993 इजराइल एंड द PLO साइंड द ओस्लो अकॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, सितंबर 1993 ओस्लो अकॉर्ड्स साइन हुए। अंडर द प्रोविजन ऑफ ओस्लो अकॉर्ड में लिखा क्या है देखते हैं। इजराइल रिकॉग्नाइज्ड द PLO। ठीक है, सबसे पहले तो इजराइल ने PLO को रिकॉग्नाइज किया, PLO ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज अ नेशन। ठीक है, एज द लेजिटिमेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल while the PLO recognized the right of state of Israel to exist and renounced terrorism, violence and its desire for destruction of Israel। जबकि हमास बोलता है कि हम तो इजराइल को चक देंगे। ठीक है, PLO ने ये डिनाउंस किया कि हम जो है वो अब टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज पैलेस्टीनियन पहले तो और पैलेस्टीनियन के साथ ही जो अरब राष्ट्र है वो इजराइल को एज अ नेशन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, सो ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट किया गया। द ओस्लो सेकेंड एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1995। ठीक है, ओस्लो टू एग्रीमेंट, सॉरी इसको लिखा जाता है ओस्लो सेकंड की जगह ओस्लो टू, ऐसे इस तरह ओस्लो टू एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1995 दो इट वाज नॉट साइंड इन ओस्लो, इजिप्ट में साइन किया गया था ये। एंड डिटेल्ड द डिवीजन ऑफ वेस्ट बैंक इनटू एरियाज A, B एंड C। यहां से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम भी हुआ और कॉम्प्लिकेट भी हो गया। पहले वेस्ट बैंक वाला पूरा ही हिस्सा अरेबियंस को फलस्तीनियों को दिया हुआ था, लेकिन अब ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा ना एरिया A, एरिया B और एरिया C में बांट दिया, क्योंकि वेस्ट बैंक वाले हिस्से में कुछ एरिया में जो है वो फलस्तीनी विलेजर्स रहते थे और कुछ एरिया में जो है वो ज्यूज लोग रहते थे और इनका आपस में टकराव बढ़ता जाता था। सो इसीलिए जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है ये पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में बांट दिया, ABC में। मैप में दिखाऊंगा क्या है, जिसमें से एरिया A वाज लैंड अंडर फुल पैलेस्टीनियन सिविल कंट्रोल। देख रहे हैं, यहां पर पैलेस्टीनियन को शांत करने के लिए जो एरिया A है वो पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में है।
इन एरिया ए पैलेस्टीनियंस वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इतना कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी सब एरिया ए में पैलेस्तीनियों के हाथ में। द ऑस्लो एग्रीमेंट्स रिमेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इजरायली पैलेस्टीनियन रिलेशंस, क्योंकि आज तक लागू है। बाय ईयर 2000 सेकेंड इंतिफादा बिगेन। अब देखिए, ऑस्लो एग्रीमेंट की वजह से ना सेग्रीगेशन हो गया। मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा किस तरह, क्योंकि जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ना, जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है उसमें पार्ट ए बी सी वाला जो रीजन जो बांटा गया है, इस वजह से जो है वो इजरायली जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनकी पकड़ बढ़ गई इनफैक्ट, क्योंकि ए बी सी वाले रीजन पर बैरिकेड्स लगा दिए। किसने? यहूदियों ने। सो ए बी सी वाले लोग एक्चुअली जो है वो डेडलॉक हो गए, वो यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, भुखमरी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, क्योंकि ये अब जो है वो यहूदी वाले रीजन में जाकर एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी भी नहीं पा सकते। ठीक है, इससे शुरू हुआ सेकंड इंतिफादा, ठीक है, 2000 में, which forced Israel to rethink its relationship and policies toward Palestinians. Following a series of suicide bombings and attacks, the Israeli army launched Operation Defensive Shield. अब जो है वो इजराइल की आर्मी और इजराइल का जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पहले इन एरिया ए बी सी के प्रति जो पहले थोड़ा, और खास तौर पे एरिया ए के प्रति जो पहले थोड़ा लीनियंट था, अब उन्होंने प्रॉपर जो है वो मतलब लोहे के और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए, आने ही नहीं देंगे अब वो फलस्तीनियों को इजरायली एरिया में। ठीक है, सो दैट मीन्स उनको एक तरह से जो है वो लैंड लॉक करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि सेकंड इंतिफादा की वजह से, फर्स्ट इंतिफादा में तो फिर भी रिलेटिवली कम ज्यूज लोगों की या इजरायलियों की मौत हुई थी, सेकंड इंतिफादा में हजारों की संख्या में जो है वो ज्यूज की मौत हो गई। ठीक है, नाउ इट वाज द लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इजरायली सिंस 6 डे वॉर। 1967 की 6 डे वॉर के बाद जो है वो पहली बार 2000 में इतनी बड़ी संख्या में सेना को मोबिलाइज किया। किसने? इजराइल ने। ठीक है, एज वायलेंस बिटवीन इजरायली आर्मी एंड पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स इंटेंसिफाइड, इजराइल एक्सपेंडेड इट्स सिक्योरिटी apparatus अराउंड द वेस्ट बैंक एंड रीटेकिंग मेनी पार्ट्स ऑफ लैंड। अब देखिए, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया इंतिफादा का, तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल के पास शक्ति ज़्यादा है, ऑब्वियसली सेना बड़ी है, उनके पास इक्विपमेंट्स बेटर है, उन्होंने एरिया ए वाला रीजन जो है वो एक्वायर करना शुरू कर दिया। इजराइल एस्टेब्लिश्ड अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ रोड ब्लॉक्स एंड चेक पॉइंट्स। ये देख रहे हैं आप, ये मैं बता रहा था, एरिया ए के आसपास रोड ब्लॉक्स और चेक पॉइंट बना दिए कि एरिया ए के लोग जो है वो इजराइल के एरिया में आके रोजगार ना प्राप्त कर सकें। इनको लैंड लॉक करने की कोशिश की गई और धीरे धीरे इनको भूखा मारा गया, अनएम्प्लॉयड रखा गया अराउंड मेजर पैलेस्टीनियन एरियाज टू डिटर वायलेंस एंड प्रोटेक्ट इजरायली सेटलमेंट। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे इजराइल की सेटलमेंट भी बचती है और ये धीरे धीरे कमजोर भी होता है, एरिया के अंदर जो पैलेस्तीनी है वो कमजोर होते हैं। However, since 2008 the Israeli forces have slowly transferred authority to Palestinian security forces. ठीक है, लेकिन 2008 के बाद क्या ट्रेंड देखने को मिला है हमें कि धीरे धीरे इजराइल जो है वो अब अरबियों के साथ रिलेशन ठीक कर रहा है अपने। ठीक है, तो अब ये मैप देखिएगा, दिस इज द ओस्लो सेकंड जो अग्रीमेंट हुआ है उसका मैप है, और ये एरिया ए बी और सी है, जिसमें एरिया ए देखिए पैलेस्टीनियन सिटी है, ठीक है, एरिया बी है पैलेस्टीनियन विलेजेस, और एरिया सी है सेटलमेंट्स एंड मिलिट्री एरियाज, रोड्स स्टेट और लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पैलेस्टीनियन सिटीज हैं वो कम है, ये पैलेस्टीनियन सिटीज हैं। ठीक है, और ये ब्राउन वाला एरिया जो है ये पैलेस्टीनियन क्या है? ये पैलेस्टीनियन विलेजेस हैं। सो जो पहले पूरा का पूरा देश जो है वो क्लेम करते थे कि ये पूरा देश हमारा है, अब वेस्ट बैंक के अंदर ये छुटपुट सा एरिया पैलेस्तीनियों के पास रह गया है बस उनका। ठीक है, और उनका क्लेम है इस पूरे के पूरे देश पर, और गाजा स्ट्रिप में बैठे हमास वो तो कहते हैं पूरा का पूरा देश हम लेंगे, और ओस्लो अकॉर्ड की वजह से उनको इतना सा एरिया दिया है। इसमें भी देख रहे हैं आप साफ साफ जो है वो इजराइल ने उन्हें घेरा हुआ है। इजराइल ने अगर उन्हें घेरा हुआ है तो उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, उन पे प्रेशर डाल सकता है, इसी वजह से इंतिफादा हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिएगा। सो अब ये देखिए, दिस इज पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड फ्रॉम 1946 टू नाउ, दिस इज फॉर यू टू गेट अ पर्सपेक्टिव। ये वो पैलेस्टीनियन रीजन है, और ये पूरा यहां पर ये जो आपको व्हाइट व्हाइट रीजन दिख रहा है ना, दिस इज ज्यूइश लैंड, ये ज्यूइश लैंड है। नाउ दिस इज इन 1946। ठीक है, अब 1946 के बाद देखिए 1947 में यूएन का प्लान का क्यों अपोज किया? क्योंकि क्लियरली देखिए जो पैलेस्तीन में अरेबियन का इतना सारा रीजन था वो
कितना सिकुड़ कर इतना ही रह गया, ठीक है। फिर 1949 से 67 के बीच में और कम हो गया, और 2000 तक आते आते ओस्लो अकॉर्ड के बाद तो ये थोड़ा सा ही एरिया किसके पास रह गया है, फिलिस्तीनियों के पास, ठीक है। तो पैलेस्तीन के पास जब, और समझ रहे हैं पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, देश उन्हीं का ही था, फिलिस्तीनियों का, ऑटोमन एम्पायर के अंडर उनके कंट्रोल में था। यूएस ने ऑटोमन एम्पायर को जीतने से पहले ही उनका देश 3 अलग अलग शक्तियों को वायदा करा हुआ था कि आपको देंगे। अरबी जो अरबी शरीफ है उसको अलग दे रखा था, ठीक है, जायनिस्ट को अलग से वायदा करा हुआ था, और इंटरनेशनल जो है वो कंट्रोल में रहेगा वो वायदा अलग से करा हुआ था, वो प्रॉमिस, वो एग्रीमेंट अलग से था, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे हुआ क्या, आज हमने समझा ही है ना। नेक्स्ट देखिए, अब ये लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं कि कौन से देश जो है वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन से देश जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल को। सो रिकॉग्निशन ऑफ ओनली इजराइल, सो ये जो डार्कर ब्लू वाली जो कंट्रीज हैं ये केवल इजराइल को रिकॉग्नाइज करती हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल विद सम रिलेशंस टू पैलेस्टीन, ठीक है, लाइक यूएस, ठीक है, कनाडा और मैक्सिमम जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो फिलिस्तीन को रिकग्नाइज तो करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो मतलब इजराइल को रिकग्नाइज तो करती है लेकिन फिलिस्तीन को भी थोड़ा बहुत रिकग्नाइज करती हैं, जो कि थोड़ा बहुत ये बेसिकली क्या रिकग्नाइज करती हैं, जो एरिया ए बी और सी है उसको, फिलिस्तीन के बस उस एरिया को रिकग्नाइज करते हैं ये, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम ब्लू कंट्रीज दिख रही है ना, ये उस एरिया को रिकग्नाइज करती हैं। अब ये ग्रे वाली कंट्रीज क्या है, रिकॉग्नाइज बोथ इजराइल और पैलेस्टीन, ये दोनों इजराइल और पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती हैं, जिसमें भारत भी आता है। उसके बाद लाइटर ग्रीन वाला है रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन विद सम रिलेशंस टू इजराइल, जो लाइटर ग्रीन वाले कंट्रीज हैं ये क्या है, ये पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इजराइल को कम। और जो डार्कर ग्रीन है जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रीडोमिनेंटली जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब जो है वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करती हैं, इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, ठीक है। तो सारा ये झगड़ा रिकॉग्निशन का है, कोई राष्ट्र कब है, जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। देखिए नॉर्थ और साउथ कोरिया में, देखिए साउथ कोरिया जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक, तो बेसिकली यहां पर आपको ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक नजर आएगा, ये आपके जो है वो सेंट्रल एशियाटिक ऑयल कंट्रीज है, ठीक है। और उसके अलावा भारत जैसी जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करती है, उनका वो कंट्रीज दोनों को ही मान रही है, दोनों ही, फलस्तीन भी है और इजराइल भी है, कोई क्लियर है ही नहीं भारत का, और कई देशों का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप चाइना का देख लीजिए, रशिया, और रशिया के जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारे रशिया के जो एक समय पर एलाइज रहे, ये सब जो है वो रिकॉग्नाइज दोनों को ही करते हैं। समझ आया आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आइए एक बार मैं शुरू से आपको फिर से जो है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझाता हूँ, रिवाइज करते हैं हम एक बार, है ना, कि पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमने क्या समझा। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया ना, शुरुआत में किस तरह जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है उसके तहत ब्रिटेन ने ये अनाउंस किया था कि इजराइल जो है वो यहूदियों को दे दिया जाएगा। फिर इजराइल यहूदियों को दिया गया, सेपरेट जो है वो ज्यूइश स्टेट बनाया गया, लेकिन यूएन ने इंटरवीन किया, ठीक है। ये ऑटोमन एम्पायर है, इस ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांटा जाएगा, साइक्स पाइकोट की जो है वो सीक्रेट ट्रीटी की गई, लेकिन बाद में इस तरह बटा, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो, और इजराइल यहूदियों को क्या जो है वो वायदा किया था कि ये इतना पूरा रीजन जो है वो आपको देंगे हम चलाने को, ठीक है, ये रहेगा मैंडेट, ये मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन था और ये इजराइल बनेगा। लेकिन हुआ क्या, केवल इतना हिस्सा इजराइल को दिया गया। अब इतने हिस्से में भी जब पैलेस्टीनियन, अरबी और इजरायली ज्यूश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूएन ने इंटरवीन किया और इस तरह जो है वो बांट दिया। ये हिस्सा, ये डार्कर हिस्सा जो है वो किसको गया, पैलेस्तीनियों अरबियों को, और बाकी जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये किसको गया, इजरायलियों को। फिर जैसे ही यूके ने विड्रॉ किया या इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया, अरब्स ने इन्वेड कर दिया, अरेबियन कंट्री ने इन्वेड किया, ठीक है, तो इजराइल ने डिफेंड किया। इजराइल ने जब डिफेंड किया तो काफी बड़ा हिस्सा जो है वो छीन लिया फलस्तीनियों का, जो कि दिया गया था उनको यूएन द्वारा, ठीक है। इसके बदले ये 1948 की लड़ाई है। अब 1948 से 1967 तक लाइन जो है वो बरकरार रही। 1967 में एक बार फिर से युद्ध छिड़ा और इस बार जो सिनाई वाला पेनिनसुला है ये पूरा जो है वो इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1967 के बाद थोड़ा पोस्ट वॉर सिनेरियो में पीस ट्रीटी बनाने की एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई। फिर 1979 में जाके इजिप्ट के साथ ट्रीटी हुई तो इजराइल ने सिनाई वाला रीजन छोड़ा।
फिर जॉर्डन के साथ ट्रीटी हुई तो इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री सेट हुई। फिर लेबनान के साथ ट्रीटी हुई 2000 में तो इजराइल ने लेबनान छोड़ दिया, लेबनान से अपने सैनिक पूरी तरह हटा लिए। लेकिन पैलेस्तीन के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था? पैलेस्तीन तो इजराइल के अंडर ही है, ठीक है। सो पैलेस्तीन के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट रहा और पैलेस्तीनियन जनता ने पहला इंतिफादा किया, ठीक है। उससे जो है वो कुछ खास वो मतलब ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं सके। लेकिन सेकेंड इंतिफादा से प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा कि देखिएगा जो ओस्लो क्या बोलते हैं, ओस्लो अकॉर्ड्स जो हुए हैं, राइट, वो उसके बाद सेकंड इंतिफादा हुआ। फर्स्ट इंतिफादा के बाद ओस्लो अकॉर्ड्स हुए और सेकंड इंतिफादा के बाद जो है वो फिर क्या किया, पूरा ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड छेड़ दिया किसने, इजराइल ने, और पूरा का पूरा जो है वो सेग्रीगेट कर दिया ABC को, उनको भूखा मारा। फिर इवेंचुअली जो है वो प्रेजेंट डे में क्या है, उन्होंने धीरे धीरे जो है वो शक्ति इजरायली फोर्सेस ने किसको, पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी फोर्सेस को शक्ति दी है। लेकिन प्रेजेंट डे क्या काम कर रहा है, प्रेजेंट डे ओस्लो अकॉर्ड्स काम कर रहे हैं और ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत ABC में जो है वो बटा हुआ है। और इसमें मैंने आपको बताया ना, जो यानी फ़लस्तीनी अरबी के कंट्रोल में जितना ये पूरा रीजन था वो घटकर अब केवल यहाँ और गाजा स्ट्रिप में रह गया है, ठीक है, जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है। और ये लास्ट मैप जो मैंने आपको दिखाया, इसमें कौन सा देश कैसे किसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको यानी कि इजराइल को कौन रिकॉग्नाइज करता है, पैलेस्टीन को कौन रिकॉग्नाइज करता है। सो आई होप इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ आया होगा। इसमें USA, USSR, UK का World War I, World War II की क्या भूमिका है, ठीक है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको डिटेल में समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। सो आज यहाँ पर मैं अपने सेशन को करता हूँ खत्म। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखेंगे, वहाँ से आप पिछले सेशंस एक्सेस कर सकते हैं। पिछले सेशंस को थॉरोली देखिए, उसमें जो सवाल पूछे हैं मैंने उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि सेशन अच्छे लगे आपको या बुरे, राइट। तो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।